देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज का स्क्रीनशॉट है। अच्छा ठीक है, देखो हम लोग का सर्विस कॉस्टिंग तो कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग स्टैंडर्ड कॉस्टिंग स्टार्ट करेंगे। तो पहले लिखवा देते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या है, इसमें हमें क्या क्या करना है। तो हेडिंग करो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। निकालना पड़ता था क्या छोटा ऐसे ऐसे अटक जा रहा है इसको समझ नहीं आ रहा क्वालिटी दे क्या जम जा रहा समझ नहीं आ रहा जम जा रहा चिपक के। अच्छा देखो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हमें पढ़ना क्या है, तो ये चैप्टर हमें क्या सिखाएगा। देखो जैसे हम लोग को कोई भी टास्क के लिए हम लोग अपना स्टैंडर्ड फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि देखो, जैसे तुम लोग ये स्टैंडर्ड फिक्स कर सकते हो कि तुम लोग को आज कितना पढ़ाई करना है, ठीक है। 2 घंटा करना है, उससे कम ही करोगे, ठीक है। 2 घंटा करना है कि 3 घंटा करना है, सोचे थे कि 3 आवर्स करोगे लेकिन कर पाए -3। अच्छा ठीक है चलो उतना खराब नहीं, 2 आवर्स कर देते हैं। एटलीस्ट क्लास अटेंड करते हो तो 2 आवर्स तो हो ही जाता है, तो 2 आवर्स। अब इसमें क्या हुआ कि ये एडवर्स सिचुएशन हुआ, क्योंकि अगर ज्यादा कर पाते हो तो अच्छा है, ठीक है। अगर मान लो सोचे थे 3 घंटा और कर लिए 4 घंटा, ये हो जाता है एग्जाम टाइम में हो जाता है, ठीक है, टेंशन से। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, ये हम लोग का फेवरेबल केस होगा, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड के साथ हमें एक्चुअल का जो है कंपैरिजन करना है कि हमारा स्टैंडर्ड क्या था और हम लोगों ने एक्चुअली में क्या परफॉर्मेंस दिया। और इससे हमारा कभी सिचुएशन एडवर्स होता है, कभी सिचुएशन फेवरेबल होता है, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना है, ये जो वेरिएशंस हो रहा है कि एक्चुअल कंडीशन और हम लोगों ने सोचा क्या था उसका जो कंपैरिजन है, उसी को हम लोग बोलेंगे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ठीक है। ये जो हम लोग कंपेयर करेंगे यहाँ पर, इसी को, यही है चैप्टर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ठीक है। तो स्टैंडर्ड का मतलब क्या है, जो हम लोग सोच रहे हैं कि हमें करना है, जो मतलब रियलिटी में नहीं होगा, ठीक है। हो भी सकता है, अगर जैसे सोच रहे हो वैसा भी हो सकता है, तो ना फेवरेबल ना एडवर्स, जो सोचा था वही, ठीक है। इसमें स्टेटमेंट लिखना होता है क्वेश्चन सॉल्व करने का नहीं स्टेटमेंट नहीं, कैलकुलेटिव। विच वे वांट टू, ये देखो इसका मतलब है विच वी वांट टू अचीव, ठीक है। जो अचीव करने का सोचते हैं हम लोग कोई भी टास्क के लिए, ठीक है। और एक्चुअली में हम लोग जो कर पाते हैं, यहाँ पर हो जाएगा एक्चुअल परफॉर्मेंस। एक्चुअल परफॉर्मेंस, एक्चुअल परफॉर्मेंस, ठीक है। उसको यहाँ पर एक्चुअल परफॉर्मेंस में हम लोग क्या चेक करेंगे, चेक बोलो या फिर यहाँ पर हम मेजर लिख देते, क्योंकि हमें यहाँ कैलकुलेट ही करना पड़ेगा सारी चीजों को रुपीज में, ठीक है। हमें मेजर करना पड़ेगा एक्चुअल परफॉर्मेंस को, ठीक है, एक्चुअल परफॉर्मेंस को। और इसमें हमें जो भी डिफरेंसेस दिखेगा, ठीक है, इसमें हमें डिफरेंसेस दिख सकता है। बेसिकली हमें करना क्या है, कंपेयर करना है, दोनों सिचुएशन को कंपेयर करना है कि क्या सोचा था और क्या हुआ, ठीक है। दोनों सिचुएशन को अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो हमें अगर कुछ वेरिएशंस मिलता है, वेरिएशंस कैसे मिलेगा, अच्छा भी हो सकता है बुरा भी हो सकता है। जैसे मैंने भी एग्जांपल दिया कि जैसे मान लो सोचे थे कि 2 घंटा पढ़ोगे, 3 घंटा पढ़ लिया तो अच्छा है। अगर 3 घंटा सोचे थे 2 घंटा पढ़ा तो खराब है, लेकिन कंपेयर तो दोनों सिचुएशन ही है। और 2 घंटा सोचा था 2 घंटा ही पढ़ा तो भी कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन रिजल्ट क्या निकलेगा उसको हम लोग बोलते हैं, ये जो वेरिएशंस आ जाता है, कभी अच्छा कभी बुरा कभी एज इट इज, तो इसको ही बोला जाता है वेरिएंस एनालिसिस। कंपेयर करके हमें क्या मिलेगा, वेरिएंस एनालिसिस करना है, ठीक है। वेरिएंस एनालिसिस का मतलब है जो वैरी हुआ है वो कितना हुआ है वो हमें मेजर करना है, ठीक है। और उसके बाद हमें क्या लेना है, रेक्टिफिकेशन स्टेप्स, ठीक है। इसके बाद हमें लेना पड़ता है रेक्टिफिकेशन स्टेप्स, रेक्टिफिकेशन स्टेप्स, स्टेप्स फॉर
फ्यूचर। अब ये रेक्टिफिकेशन स्टेप क्यों होगा? जैसे अगर मान लो तुम लोग सोच रहे थे 2 घंटा पढ़ोगे और पढ़ लिए 1 घंटा, तो तुम लोग को ये रेक्टिफिकेशन करना है कि और भी मेहनत बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि सोचा तो था 2 घंटा, तो 2 घंटा तक ऐड पर नहीं हो पाए तो और भी ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, तो ये रेक्टिफिकेशन हो गया। और मान लो अगर 3 घंटा पढ़ लिए, तो यानी तुम लोगों ने अपना स्टैंडर्ड गलत फिक्स कर लिया, ज्यादा एफिशिएंट हो, ठीक है, कि कहा 3 घंटा पढ़ने वाले थे और सोचा 2 घंटे, मतलब अपने आप को कम समझ रहे हो ऐसा, मतलब अपने आप को ज्यादा समझना भी रॉन्ग हो जाता है, कम भी मत समझो, वही हो गया कि रेक्टिफिकेशन लेना है ताकि फ्यूचर में ऐसा गलती ना हो। मतलब अगर तुम्हारे पास कैपेबिलिटी है तुम लोग के पास 3 घंटा पढ़ने का, तो अपना स्टैंडर्ड 4 घंटे का फिक्स, मतलब एटलीस्ट 3 घंटे का तो फिक्स करो, 2 घंटा तो अपने आप को डाउन कर दे रहे हो, ठीक है, ये नहीं करना चाहिए। तो रेक्टिफिकेशन स्टेप का मतलब क्या है? हम लोगों को अगर अपना स्टैंडर्ड ही गलत लिया है तो स्टैंडर्ड को सही करना है, और अगर एफिशिएंसी कम दिखाया तो एफिशिएंसी को हमें बढ़ाना पड़ेगा। ये तो मैंने नॉर्मल एग्जांपल लिया, ठीक है, एक पढ़ाई के साथ लिया है। और बाकी यहाँ पर हम लोग को तो देगा जो क्वेश्चन, वो हमारा मैन्युफैक्चरिंग के अकॉर्डिंग देगा कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहा है तो उसका क्या क्या वेरिएंसेस आ सकता है, ठीक है। तो ये तो जस्ट मैंने थोड़ा सा एक जो समरी बोला उसी को लिखवा दिया। अब डेफिनेशन लिख लो कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या होता है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ठीक है। इसके बाद कितने तरीके का स्टैंडर्ड कॉस्टिंग होता है वो हम लोग देखेंगे। गुड आफ्टरनून तत्व। आफ्टरनून। तो देखो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या होता है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का डेफिनेशन लिखो। स्टैंडर्ड रेफर टू दोज वैल्यूज, ब्रैकेट में लिखो, मे बी कॉस्ट और रेवेन्यू, फिर ब्रैकेट क्लोज, विच शुड take place in normal course of action। नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन समझा देंगे क्या है, पहले कंप्लीट लिख लेते हैं। इन दिस चैप्टर, डेफिनेशन के पार्ट है। हाँ डेफिनेशन का ही पार्ट है। इन दिस चैप्टर वी डू variance analysis, that is we compare what happened ब्रैकेट में एक्चुअल with what should have happened, स्टैंडर्ड, ब्रैकेट में स्टैंडर्ड, ठीक है। तो ये हम लोग का डेफिनेशन हो गया। जो हम लोगों ने भी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग थोड़ा समझा था क्या होता है, उसके ऊपर देखो डेफिनेशन में क्या लिखा है। स्टैंडर्ड रेफर्स टू दोज वैल्यूज। स्टैंडर्ड का मतलब कौन सा वैल्यूज होता है? मे बी कॉस्ट और रेवेन्यू। ये क्यों लिखा है? क्योंकि अभी हम लोग थोड़ी देर बाद जब इसका डिटेल्स पढ़ेंगे तो देखेंगे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग यानी ये एक्चुअल के साथ स्टैंडर्ड का जो कंपैरिजन है वो कॉस्ट बेसिस पे भी किया जाएगा, रेवेन्यू बेसिस पे भी। मतलब कॉस्ट का क्या चेंजेस हो गया, कॉस्ट कितना वेरी कर गया, कितना हम लोगों ने सोचा था 15 रुपीज करके, हमें 15 रुपीज पर किलो करके रॉ मटेरियल मिल जाएगा, लेकिन उससे ज्यादा या कम में मिला, तो वो कॉस्ट होता है। रेवेन्यू का मतलब सेल्स रिलेटेड, ठीक है, कितना सेल करेगा कंपनी ने, सोचा था कितना सेल कर पाया। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हम लोग कॉस्ट बेसिस पे भी करेंगे, रेवेन्यू बेसिस पे भी करना पड़ेगा, यानी सेल का कम ज्यादा भी देखेंगे और कॉस्ट का भी कम ज्यादा देखना पड़ेगा। फिर यहाँ पर बोला है विच शुड टेक प्लेस इन नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन, मतलब वही बोल रहा है स्टैंडर्ड रेफर्स टू दोज वैल्यूज जो कि
हम लोग नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन यानी बिजनेस में जो भी एक्टिविटी होता है उसके बेसिस पे हम लोग स्टैंडर्ड हमेशा फिक्स्ड करते हैं। जैसे हम लोग अपने लाइफ में स्टैंडर्ड फिक्स करते हैं कि हमें ये प्रोफेशनल कोर्स करना है, उसके बाद ये जॉब करना है, या फिर बिजनेस करना है, जो भी करना है। सेम उसी तरीके से जो है कि जो भी फैक्ट्री ऑर्गेनाइजेशन चलता है वो भी अपना स्टैंडर्ड फिक्स करते हैं कि कितना सेल करे, कितना सस्ते में प्रोडक्ट मतलब कितने सस्ते में रॉ मटेरियल ला सके, लेबर को ला सके, ये सब। ठीक है, इस चैप्टर में हमें करना क्या है, वेरिएंस एनालिसिस करना है, यानी कि कंपेयर करना है कि क्या सोचा था और क्या हो गया, वही वाला लिखवाया हुआ है। ठीक है, व्हाट वी कंपेयर, और यहाँ पर दिया हुआ है कि व्हाट शुड हैव हैपेंड, क्या सोचा था और हम लोग का क्या हुआ। ठीक है, अच्छा अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट लिखेंगे कितने टाइप्स ऑफ वेरिएंस एनालिसिस हमें यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखो टाइप्स ऑफ वेरिएंस एनालिसिस, टाइप्स ऑफ वेरिएंस एनालिसिस। तो यहाँ पर हम लोग जैसे कि अभी अभी डेफिनेशन में हम लोगों ने देखा दो तरीके का पढ़ना पड़ेगा, एक हम लोग को कॉस्ट रिलेटेड और एक हम लोग को रेवेन्यू रिलेटेड, कॉस्ट रिलेटेड और रेवेन्यू रिलेटेड। ठीक है, कॉस्ट रिलेटेड में हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, कॉस्ट रिलेटेड में हमें 3 टॉपिक पढ़ना है। एक है मेटेरियल वेरिएंस, मेटेरियल वेरिएंस ये पढ़ना पड़ेगा। सेकेंड हमें पढ़ना है लेबर वेरिएंस। थर्ड ओवरहेड वेरिएंस, ओवरहेड वेरिएंस इसका 2 पार्ट होगा, वेरिएबल और फिक्स्ड। ओवरहेड के अंदर 2 पार्ट हमें पढ़ना पड़ेगा, एक हो जाएगा वेरिएबल, एक फिक्स्ड। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर रेवेन्यू में लिखो, रेवेन्यू में कितने तरीके का हमें पढ़ना है, 2 तरीके का। ठीक है, एक हो जाएगा हम लोग का सेल्स टर्नओवर वेरिएंस, रेवेन्यू का मतलब ही सेल्स होता है। ठीक है, तो सेल्स टर्नओवर, टर्नओवर का मतलब यहाँ पर मूवमेंट होता है कि सेल कितना हो रहा है। और सेकेंड टर्नओवर का मतलब सेल्स भी होता है और मूवमेंट भी होता है। ठीक है, सेल्स मार्जिन मतलब कितना प्रोडक्ट निकल रहा है, वही टर्न। ठीक है, वही सेल, सेल्स मार्जिन, मार्जिन का मतलब प्रॉफिट, यहाँ पर ब्रैकेट में लिख लो सेल्स मार्जिन वेरिएंस यानी कि प्रॉफिट वेरिएंस, क्योंकि नाम कभी कभी हमें प्रॉफिट वेरिएंस भी दे देता है, मार्जिन भी दे देता है, तो कोई भी एक जो है ब्रैकेट में लिख सकते हो और लिख सकते हो सेल्स मार्जिन या प्रॉफिट वेरिएंस। तो ये सारे टॉपिक हमें पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, वेरिएंस एनालिसिस में। तो आज हम लोग मेटेरियल रिलेटेड वाला पढ़ेंगे। ठीक है, तो मेटेरियल वेरिएंस में क्या क्या आता है, तो सबसे पहले यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। देखो मेटेरियल, ऐसे फ्लो चार्ट बनाएंगे, हाँ ऐसे फ्लो चार्ट बनाएंगे, उसके बाद डेफिनेशन लिखवाएंगे। मेटेरियल वेरिएंस का क्या क्या होगा वो लिखवाते हैं। सबसे पहले लिखो यहाँ पर मेटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मेटेरियल कॉस्ट वेरिएंस लिखो। मेटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, और फिर यहां से 2 पार्ट करना है, मेटेरियल यूसेज वेरिएंस, वेरिएंस मेटेरियल प्राइस वेरिएंस। मेटेरियल यूसेज, और मेटेरियल यूसेज का 2 पार्ट करना है, मेटेरियल यील्ड वेरिएंस, मेटेरियल मिक्स वेरिएंस, मेटेरियल मिक्स वेरिएंस। तो मेटेरियल रिलेटेड टोटल इतना सारा वेरिएंस होगा। ठीक है, अब इसमें ऐसे लिख लो, ये बताएंगे इसका कब यूज होगा, मतलब ये हम लोग एक जो है ट्रिक के साथ क्वेश्चन करेंगे तो जल्दी सॉल्व होता है, उसके लिए ये लिख लेना है 1 - 2, 2 - 3, 1 - 3, 3 - 4। अभी नहीं समझ में आएगा, फिलहाल लिख लो, ये समझ में आएगा जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे कि इसका यूज क्या होगा। मेटेरियल कॉस्ट वेरिएंस में लिखो 1 - 4, इधर यूसेज, और चार्ट को ऐसे ही याद रखना है। ठीक है,
वो याद हो जाएगा, अभी करवाते हैं तो याद हो जाएगा, ठीक है, अभी देख के याद नहीं। हाँ लिखना। हमें नंबरिंग भी करना है। हाँ नंबरिंग भी लिखना है। नंबरिंग ऐसे ही याद रखना पड़ेगा, 1 2 2 3 नीचे से याद रखेंगे तो याद हो जाएगा। 1 2 2 3 हम जस्ट एक बार बता देते कैसे होगा, फिर 1 2 2 3, फिर यहाँ पर 1 3 3 4 और इधर 1। ये फॉर्मूला है। हाँ फॉर्मूला की तरह हम लोग याद करेंगे, पहले हम नॉर्मली सिखा देंगे, फिर जो बड़ा बड़ा क्वेश्चन उसको फॉर्मूले में करेंगे तो जल्दी याद। फॉर्मूला नहीं, ये मतलब एक ट्रिक है, ठीक है, इस तरीके से याद रखने से हमारा आसानी से सॉल्व हो जाता है। नीचे से हमें याद करना, ठीक है, इधर 1 2 2 3 वन क्या हुआ? 1 वो बताते हैं। वही मैं पूछ रहा 1 2 3 को समझ गया है, लेकिन जो नंबरिंग किया गया किस चीज पर नंबरिंग किया है? वो ये फॉर्मूला को, हाँ तो ये 1 क्या है? 1 जो है वो कॉलम बनेगा तो पता चलेगा, कॉलम बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये लिख लिया। अब सबसे पहले लिखेंगे कॉस्ट वेरिएंस। अब एक एक चीज हम लोग समझाएंगे, ये मैंने इसलिए लिखवा दिया, ये हमें यहाँ पर जगह था, फ्लो चार्ट बन गया फ्लो चार्ट के नीचे, इसलिए मैंने बना दिया। ये मेनली हमें पढ़ना है मेटेरियल जो वेरिएंस है, इसमें हमें टोटल इतना सारा चीजों को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब एक एक चीज डिस्क्राइब करते हैं और देखते हैं, जैसे कि सबसे पहले मेटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, इसका डेफिनेशन लिखेंगे फिर इसको समझेंगे। मेटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मेटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। गुड आफ्टरनून। डेफिनेशन है। हाँ गुड मॉर्निंग मैम। अच्छा लिखो, मेटेरियल कॉस्ट वेरिएंस में इट कंपेयर स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर प्रोड्यूसिंग actual output, not standard output, bracket close, with actual cost for producing actual output. एक्चुअल आउटपुट। अब इसका फॉर्मूला भी लिखवा देते हैं, फॉर्मूला भी समझाएंगे, अभी लिख लो फॉर्मूला। स्टैंडर्ड क्वांटिटी QTY लिखते हैं मैंने, स्टैंडर्ड क्वांटिटी ब्रैकेट में फॉर एक्चुअल आउटपुट, ब्रैकेट क्लोज, इनटू स्टैंडर्ड रेट और प्राइस, जो भी क्वेश्चन में रहेगा, इफ माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी ब्रैकेट में लिखो फॉर एक्चुअल आउटपुट, फॉर एक्चुअल आउटपुट, ब्रैकेट क्लोज, इनटू एक्चुअल रेट और प्राइस। देखो ये लिखना है, आगे एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल आउटपुट ब्रैकेट में, ये एक्चुअल क्वांटिटी है, नहीं लास्ट में एक्चुअल रेट और प्राइस, लास्ट में है एक्चुअल रेट और प्राइस। अच्छा ये माइनस करके मैंने लिखा है, तो इसका आंसर हम लोग का क्या आएगा। अब देखो हम इसको एक काम करते हैं, ये मैंने पूरे लैंग्वेज में लिखा दिया, इसको हम ऐसे लिखते हैं क्योंकि नेक्स्ट बार से हम लोग ऐसे लिखेंगे, जैसे स्टैंडर्ड क्वांटिटी को लिखेंगे SQ
फॉर एक्चुअल आउटपुट को लिखेंगे AO, ठीक है। स्टैंडर्ड रेट को लिखेंगे या तो SR लिखेंगे या SP लिखेंगे, स्टैंडर्ड प्राइस, ठीक है। इसको हम छोटा छोटा करके लिख देते हैं क्योंकि नेक्स्ट फॉर्मूले से हम ऐसा करके यूज करेंगे, ठीक है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी की जगह SQ, एक्चुअल आउटपुट की जगह AO, स्टैंडर्ड रेट या स्टैंडर्ड प्राइस SP या SR कोई भी एक लिख सकते हो। फिर एक्चुअल क्वांटिटी के लिए AQ, एक्चुअल आउटपुट के लिए AO। अब ये जो है माइनस करके, अच्छा इनटू नहीं किया मैंने, इनटू हो जाएगा एक्चुअल रेट, ठीक है। अब AR कर रहे हो तो AR लिखो, SR AR या फिर SP AP जो भी ठीक लगता है। इक्वल हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आएगा हम लोग का, कंपेयर कर रहे हैं ना, देखो स्टैंडर्ड और एक्चुअल में कंपेयर कर रहे हैं। पूरा नहीं समझ में आ रहा है लेकिन थोड़ा बहुत तो समझ में आ ही रहा है कि हम लोगों ने क्या लिखा है। तो आंसर हम लोग का या तो आएगा एडवर्स में, ठीक है, या तो सिचुएशन एडवर्स होगा या फिर सिचुएशन क्या हो सकता है, फेवरेबल, ठीक है। यहाँ पर जो अच्छा या बुरा होता है उसको हम लोग ऐसे करके लिखते हैं, लिखना भी ऐसे है, एडवर्स और फेवरेबल। और एडवर्स के लिए A यूज करेंगे, फेवरेबल के लिए F यूज करना है, ठीक है। तो इस तरीके से लिखेंगे, ये तुम लोग यूज कर सकते हो, ठीक है। ये F और A ये तुम लोग यूज कर सकते हो और एग्जाम टाइम में ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन ये एक ही क्वेश्चन आएगा। अगर आता है तो, इतना सारा चैप्टर है तो ऐसे करके लिखने से ही ज्यादा बेटर होगा। लेकिन अभी इतना सारा फॉर्मूला लिखेंगे तो बार बार ये लिखने में टाइम जाएगा, तो लोग इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद लिख लेते हैं मेटेरियल प्राइस वेरिएंस, सारा वेरिएंस लिख लेते हैं फिर एक ही बार में हम समझा देंगे। इसके बाद लिखो मेटेरियल प्राइस, हाँ करें, मेटेरियल प्राइस वेरिएंस। एक बार फॉर्मूला दिखा रहे हैं, इतना मैथ्स का बात सीरियस ले लिया। नहीं, सीरियसली नहीं लिया, मैथ्स जैसा नहीं होगा ये। फॉर्मूला ऐसे याद रखना ही नहीं है, तुम लोग बिना फॉर्मूले के ही कर पाओ। लिखवा दे रहे हैं मेटेरियल प्राइस वेरिएंस। देखो प्राइस वेरिएंस में क्या लिखना है, दिस वेरिएंस कंपेयर स्टैंडर्ड प्राइस और रेट विथ एक्चुअल प्राइस और रेट एज गेन और लॉस बी on units consumed, therefore differences is multiplied with actual quantity, actual quantity। अच्छा, अब इसका फॉर्मूला हो जाएगा हम लोग का AQ इंटू SR माइनस AR इक्वल टू, आंसर या तो एडवर्स आएगा या तो फेवरेबल आएगा, ठीक है। देखो लिख लो एक बार, लिख लो। AQ इंटू SR माइनस AR इक्वल टू A और F, एडवर्स और फेवरेबल। इसके बाद हम लोग लिखेंगे मेटेरियल यूसेज वेरिएंस, ठीक है। इसके बाद लिखना है मेटेरियल यूसेज वेरिएंस, मेटेरियल यूसेज वेरिएंस। अच्छा, इसमें लिखो दिस वेरिएंस कंपेयर SQ, दिस वेरिएंस कंपेयर SQ यानी स्टैंडर्ड क्वांटिटी, शॉर्ट में लिख लो, चलो SQ फॉर प्रोड्यूसिंग AO यानी एक्चुअल आउटपुट विथ AQ यानी एक्चुअल क्वांटिटी, AO with AQ for producing
for producing AO to determine variance in using resources. This is valued at SR यानी स्टैंडर्ड प्राइस, ब्रैकेट में लिखना है as actual rate keeps, AR लिख दिया है मैंने, actual rate keeps formula fluctuating. अच्छा, अब इसका हम लोग फॉर्मूला लिख लेंगे, SR इंटू SQ माइनस AR ब्रैकेट के अंदर इक्वल A और F, या तो एडवर्स आएगा या तो फेवरेबल आएगा, या तो एडवर्स आएगा या तो फेवरेबल आएगा, बस। और दो फॉर्मूला है, उसके बाद हम लोग सम्स करेंगे, ठीक है। और दो फॉर्मूला, मेटेरियल यूसेज के बाद लिखना है मेटेरियल मिक्स वेरिएंस, मेटेरियल मिक्स वेरिएंस। अच्छा, इसमें लिखो दिस वेरिएंस एनालिसिस the impact of change in ratio of consumption on cost, consumption on cost, बस इतना ही लिखना है फॉर्मूला। इसके बाद SR into revised standard quantity minus actual quantity AQ इक्वल टू आंसर या तो एडवर्स आएगा या तो फेवरेबल आएगा, बस इतना ही लिखना है इसमें। और एक बचा है मेटेरियल यील्ड वेरिएंस, और इसे और एक नाम भी बोला जाता है सब यूसेज, मेटेरियल सब यूसेज वेरिएंस। ये और भी छोटा है, चलो एक ही लाइन का है, लिखो दिस वेरिएंस एनालिसिस द मेटेरियल कंजम्पशन, दिस वेरिएंस एनालिसिस the material consumption due to yield or productivity of the inputs, बस। अब फॉर्मूला लिखना है SR इंटू SQ, स्टैंडर्ड रेट इंटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस रिवाइज्ड स्टैंडर्ड, STD लिख दिया मैंने, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऐसे लिख सकते हो, या SQ लिख लो। अच्छा, ऐसे लिख लो, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी को ऐसे लिख लो RSQ, ठीक है। इसके पहले भी तो मैंने लिखवाया ना, तो यहाँ से भी लिख सकते हो, ठीक है। ऐसे करके ये देखो, यहाँ नीचे लिख लो तो याद रह जाएगा इस तरीके से। यहाँ RSQ का मतलब क्या होता है, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, और पूरा लिख लियो तो कोई बात नहीं, अच्छा ही है, इंटू SR इक्वल टू या तो एडवर्स होगा या तो आंसर फेवरेबल होगा, ठीक है। बस इतना ही लिखना है आज के लिए। अभी हम लोग समझेंगे, ठीक है, कि ये होगा क्या। ये जो चार्ट हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि कॉस्ट वेरिएंस, इसमें यूसेज, प्राइस, यील्ड, इसको हम लोग समझते हैं। अब तुम लोग को और कुछ लिखना नहीं है, बस सुनना है। देखो यहाँ पर जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं,
कॉस्ट का मतलब क्या होगा? कॉस्ट का मतलब हमेशा हो जाता है, कॉस्ट यानी अमाउंट, क्वांटिटी इनटू रेट, ठीक है। क्वांटिटी इनटू रेट से हमें क्या मिलता है? कॉस्ट मिलता है। जैसे कि देखो, अगर तुम लोग को कुछ परचेस करना है, जैसे मान लो 5 केजी तुम लोग को जो है वीट परचेस करना है, ठीक है, 5 केजी वीट परचेस करना है, ठीक है। अब मान लो कि मार्केट में वीट का रेट चल रहा है एट द रेट ऑफ 30 करके, ठीक है, एट द रेट ऑफ 30 करके चल रहा है। तो कॉस्ट, हाँ बोलो कितना होगा कॉस्ट? पर केजी है 30 हाँ 30 पर केजी, एट द रेट का मतलब ही पर हो जाएगा, तो 30 पर केजी तो कितना हो जाएगा? 150, ठीक है, 150 हो गया। अब ये हम लोग का क्या हो गया? मेटेरियल का कॉस्ट। अब मान लो तुम लोगों को जो है खाना बनाना है, ठीक है, अब रोटी बनाना है तो वीट खरीदोगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का क्या हो गया? ये हम लोग का मेटेरियल का कॉस्ट हो गया, क्योंकि रोटी बनाने के लिए मेटेरियल में हमें क्या चाहिए होगा? वीट चाहिए होगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि मेटेरियल का कॉस्ट हम लोग को कैसे वेरी कर सकता है। जैसे मान लो तुम लोगों ने ये स्टैंडर्ड फिक्स किया, ठीक है, ये एक्चुअल नहीं है, तुम लोगों ने सोचा कि मार्केट में 30 पर किलो करके ही मिल रहा होगा वीट, तो तुम लोग का खर्चा हो जाएगा 150 रुपीज। लेकिन ऐसा नहीं हो गया, ऐसा हो सकता है कि ये 30 के जगह तुम लोग को मिला मार्केट में एट द रेट ऑफ 32 करके, 32 पर केजी करके, हो सकता है, ठीक है, वेरी तो कर सकता है। एक्चुअली में 32 करके हो गया, तो अब एक्चुअल कॉस्ट कितना हो जाएगा? ये तो स्टैंडर्ड कॉस्ट है, क्योंकि स्टैंडर्ड के हिसाब से। तो यहाँ पर अगर 5 केजी ही खरीदते हो, ठीक है, ये होना चाहिए कि अगर हम लोग 5 केजी ही खरीदने गए, खरीदे भी 5 केजी, लेकिन रेट हमारा अलग हो गया, कितना हुआ? 160, ठीक है। तो हम लोग का कॉस्ट वेरी कर गया, हम लोगों ने सोचा था 150 में काम बन जाएगा, बट कितना लगा? 160। तो कितना कॉस्ट वेरी कर गया? 10 रुपए। तो मेटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कितना हो जाएगा? कैसे निकालेंगे? हमेशा स्टैंडर्ड को आगे लिखना है, क्योंकि कंपेयर हमेशा वही करेंगे ना, सोच क्या था और हुआ क्या। तो यहाँ पर -160, तो -10 नहीं लिखना है, 10 एडवर्स लिखना है, ठीक है। यहाँ पर हमें माइनस और प्लस से नहीं दिखाना है, यहाँ पर हमें एडवर्स है कि सिचुएशन फेवरेबल, उसके हिसाब से ए और एफ लिखना है। अब जो फॉर्मूला मैंने तुम लोग को लिखवाया वो देखो, जैसे कि जब हम लोगों ने मेटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकाला, 150 कैसे आया हम लोग का, वो देखो। 150 आने के लिए क्वांटिटी इनटू रेट किया हम लोगों ने, ठीक है। तो ये कौन सा क्वांटिटी था? स्टैंडर्ड था, तो इसको हम लोग SQ बोल सकते हैं। और जो हम लोग का रेट था वो स्टैंडर्ड रेट था, तो उसे हम लोग SR बोलेंगे। और जो ये 160 कैसे आया तुम लोगों का? 5 क्या था हम लोग का? एक्चुअल क्वांटिटी भी 5 था, तो एक्चुअल क्वांटिटी और रेट क्या हो गया? यहाँ पर एक्चुअल रेट हो गया। अब तुम लोग चेक करो आंसर तुम लोग का, यहाँ पर ये करने के बाद 10 आया, जो कि एडवर्स आया। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे, जो मतलब मैंने तुम लोग को यहाँ पर लिखवा दिया था डेफिनेशन, उसके हिसाब से फॉर्मूला देखो। ये SQ ब्रैकेट में AQ जो है, ये हमारा थोड़ा डिफिकल्ट जब क्वेश्चन आएगा तब हम समझाएंगे। फिलहाल के लिए तुम लोग ये AO को ब्रैकेट में जो है उसको इग्नोर करो, ठीक है, ब्रैकेट वाले पॉइंट को इग्नोर करो। तो तुम लोग का फॉर्मूला क्या आ रहा है? SQ इंटू SR और AQ इंटू AR। देखो रियल में भी वही हुआ, हम लोगों ने किया SQ इंटू SR, AQ इंटू AR। तो फॉर्मूला रटने का जरूरत नहीं, अगर इस बात को समझ लेते हो तो फॉर्मूला रटने, यहाँ फॉर्मूले का जरूरत ही क्या है, हम लोग नॉर्मली कर सकते हैं, बट फॉर्मूला है इसलिए मैंने लिखवा दिया। क्योंकि जब हम लोग ये ट्रिक्स के साथ यूज करेंगे ना, तो हम लोग थोड़ा सा कॉलम वाइज फॉर्मूले को याद रखें, हम बता देंगे कैसे करके याद रखना है। तो यहाँ से हम लोग का आंसर आ गया। और कॉस्ट वेरिएंस का मतलब भी समझ लो, इट कंपेयर स्टैंडर्ड कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट मेरे एग्जांपल के हिसाब से 150 था फॉर प्रोड्यूसिंग एक्चुअल आउटपुट। तो हम लोगों को एक्चुअली क्या बनाना था? रोटी बनाना था, जिसके लिए हम लोगों ने वीट को परचेज किया, और हमारा स्टैंडर्ड कॉस्ट हमें लगा था 150 रुपीज में काम हो जाएगा, लेकिन हम लोग का एक्चुअली कितना लगा? 160 रुपीज लगा। तो ये हो गया एक्चुअल कॉस्ट फॉर प्रोड्यूसिंग एक्चुअल आउटपुट, लेकिन एक्चुअली में जितना रोटी हमें बनाना था उसमें हमारा 160 रुपीज का जो है वीट का यूज करना पड़ा। तो ये जो डिफरेंसेस हो गया, इसी को हम लोग बोलते हैं मेटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, ठीक है। ये कॉस्ट वेरिएंस हमें समझ में आया। अब देखो, देख लो, समझ में आ गया कॉस्ट वेरिएंस क्या होता है? क्या तुम लोग को सबको समझ में आया कॉस्ट वेरिएंस क्या होता है? बोलो, तुम लोग बताओ, कॉस्ट वेरिएंस समझ में आया? ठीक है। अच्छा अब देखो, कॉस्ट क्यों वेरी करेगा? ये जो मैंने टेबल बनाए ये इसीलिए बनाए, कॉस्ट दो रीजन से वेरी करता है। अब ये बताओ, मैंने यहाँ जो एग्जांपल लिया था वहां पर तुम लोग का कॉस्ट क्यों वेरी किया, बोल सकते हो? यहाँ 10 रुपीज एक्स्ट्रा हमारा क्यों लग गया? रीजन क्या था?
एक्चुअल प्राइस है वो आपका स्टैंडर्ड से ज्यादा हो गया। तो यहाँ पर किस वजह से इंपैक्ट आया? प्राइस की वजह से, ठीक है, क्योंकि क्वांटिटी तो हम लोगों ने कुछ चेंज किया नहीं है, प्राइस की वजह से चेंज आया। इसीलिए टेबल में तुम लोग देखो कॉस्ट दो रीजन से वेरी होता है, एक प्राइस और एक यूसेज। तो हम पहले प्राइस ही बोल रहे हैं क्योंकि मैंने जो एग्जाम्पल लिया उसमें प्राइस हमारा सेट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं मेटेरियल प्राइस वेरियंस। अब तुम लोग ही बताना कि क्या आंसर होगा। मेटेरियल प्राइस वेरियंस, ये देखो मेटेरियल प्राइस वेरिएंस। तुम लोग बताओ प्राइस का कितना चेंजेस हुआ? प्राइस की वजह से हमारा कॉस्ट कितना चेंज हुआ? प्राइस हम लोगों ने सोचा था कितना 30, हो गया 32, तो कितना कितना ज्यादा हुआ? 30 से 32 2 पर किलो, ठीक है, 2 पर किलो। तो हम लोग हमेशा स्टैंडर्ड को पहले लिखेंगे। लिखने का रूल्स देख लो, अगर लिखना गड़बड़ हो जाएगा आंसर भी गलत आएगा और नंबर भी लेकिन नहीं मिलेगा। हमेशा स्टैंडर्ड वाला पहले लिखना होता है, तब फॉर्मूला रटना नहीं पड़ेगा। हम जो भी बोल रहे हैं ना उससे अगर ध्यान से एक बार सुन लो, पहले बाद में हमेशा इसमें भी वही बोला मैंने। देखो स्टैंडर्ड पहले, ये देखो ये स्टैंडर्ड था पहले फिर एक्चुअल। अगर एक बार समझ के करोगे तो फॉर्मूला हमें रटने का जरूरत नहीं है। क्यों? देखो क्यों स्टैंडर्ड से, क्योंकि कंपेयर किसके साथ करोगे? जो सोचा था उसके साथ। मार्केट में जाके 32 हुआ वो तो मार्केट जाके पता चलेगा, उसके पहले कैसे पता चलेगा? तो हम लोगों ने सोचा था 30, हो गया 32, ठीक है। तो ये क्या हो गया? रुपीज पर केजी, ठीक है। इतना करके हम लोग का पर किलो पे रेट बढ़ गया। अब ये तो हो गया हम लोग का 2 पर किलो, लेकिन हम लोग का क्या सिर्फ 2 रुपए ज्यादा हुआ? 10 रुपया ज्यादा हुआ ना। हम लोग का प्राइस में वेरिएंस कितना आया है? यहाँ पर 2 पर किलो में आया है। तो फिर टोटल बोलो कितना होगा? टोटल बता सकते हो कितना होगा? ऊपर किलो में हाँ तो 10 रुपए 10 होगा, क्योंकि हम लोगों ने परचेज कितना किया है? 5 किलो, ठीक है। तो इंटू 5 करने से कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। अभी आंसर एडवर्स हुआ कि फेवरेबल हुआ? एडवर्स हुआ। महंगा खरीदा हम लोगों ने, 30 के जगह 32, मतलब हम लोगों ने जो सोचा था हमारे हिसाब से तो एक्सपेंसिव हो गया ना। हाँ हाँ, कम होने से फेवरेबल होता। अगर सोचा था 32 और हो गया 30 तो फेवरेबल होगा, ठीक है। मतलब अच्छा हुआ ना, बचत हो गया। 30 से 28 तब भी ठीक है। अगर कम हुआ स्टैंडर्ड से तो हमेशा फेवरेबल। अब फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला जो मैंने यहाँ पर लिखवाया था 30 का मतलब क्या है? 30 है हम लोग का स्टैंडर्ड रेट, ठीक है। 32 हम लोग का क्या है? एक्चुअल रेट। इनटू हम लोगों ने किससे किया है? 5 से। अब तुम लोग अगर सोच रहे हो ये कौन सा वाला 5 है, तो ये हम लोग का एक्चुअल आउटपुट है। उसका रीजन भी हम बता देते हैं, क्योंकि दोनों ही मैंने 5 लिया है ना, इसीलिए हम समझा रहे हैं। ये वाला 5 है, ठीक है। सॉरी, ये स्टैंडर्ड वाला मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर दिया। ये वाला 5 है। क्यों? क्योंकि हम लोगों को क्या करना है, एक्चुअली में जितना परचेस किया है उसी पे तो हमारा जो है मतलब एक्सपेंसिव है कि लेस एक्सपेंसिव है वो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। देखो हम लोगों ने ये 5 मल्टीप्लाई नहीं किया है, ये 5 मल्टीप्लाई किया है। क्यों? क्योंकि जो भी 2 रुपीज पर किलो करके हमारा एक्स्ट्रा लग गया वो तो जितना परचेस किया एक्चुअली में उस पे लगा, ठीक है। अब हम लोग जो है फॉर्मूला देखते हैं और डेफिनेशन भी देखते हैं। देखो प्राइस वेरिएंस का क्या लिखा है? दिस वेरिएंस कंपेयर स्टैंडर्ड प्राइस और रेट विद एक्चुअल प्राइस और रेट। हम लोग क्या करते हैं? स्टैंडर्ड प्राइस और एक्चुअल प्राइस में कंपेरिजन करते हैं। स्टैंडर्ड प्राइस और एक्चुअल प्राइस में हम लोग कंपैरिजन करते हैं। ये देखो हम लोगों ने यहाँ पर स्टैंडर्ड प्राइस क्या लिया था? स्टैंडर्ड प्राइस लिया था हम लोगों ने 30 और एक्चुअल प्राइस लिया 32। तो दोनों में हम लोगों ने कंपेयर किया, ठीक है। अभी देखो मैंने यहाँ तक की डेफिनेशन पढ़ा और इसके कंपेयर करने के बाद हमें क्या मिलता है? या तो गेन मिलता है या तो लॉस मिलता है। तो अभी हमें लॉस मिला, क्योंकि हम लोगों ने सोचा था 30 लगेगा लेकिन लग गया हम लोग का 32। तो 2 रुपीज पर किलो का हमारा क्या हो गया? लॉस। गेन नहीं हुआ। गेन होने से फेवरेबल होता। अब बोल रहा है इसे क्या करना है? बी ऑन यूनिट्स कंज्यूम्ड। और ये लॉस हमें किस पे निकालना है? जितना यूनिट कंज्यूम किए। तो एक्चुअली हम लोगों ने 5 किलो परचेज किया, तो ये लॉस हमारा 5 किलो पे एप्लीकेबल हुआ, 10 रुपीज हो गया। देयरफॉर डिफरेंस जो आएगा उसे मल्टीप्लाई करना है मैं एक्चुअल क्वांटिटी से। हमेशा एक्चुअल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना है। क्यों? अगर हम लोग 5 किलो के जगह यहाँ पर मान लो, अभी हम क्वेश्चन चेंज करेंगे तो समझ में आ जाएगा। यहाँ दोनों ही मैंने 5 लिया है, लेकिन यहाँ मल्टीप्लाई जो है हम लोग एक्चुअल वाला कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं फिर से बता देते हैं, इसको कंफ्यूज मत हो जाओ। क्योंकि हमारा जो भी एक्स्ट्रा लगा वो एक्चुअल जितना परचेज किया उस पे लगा, जो सोचे थे इतना परचेज करेंगे उस पे नहीं लगा। जबकि मैंने यहाँ पर दोनों ही 5 लिया हुआ है। तो इसका मतलब हम लोग का यहाँ पर आंसर आ गया। ये देखो फॉर्मूला क्या बन गया? स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट और एक्चुअल क्वांटिटी। ये देखो स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट और एक्चुअल क्वांटिटी। अच्छा अब हम लोग यहाँ पर
प्राइस की वजह से हुआ। अब हम लोग देखते हैं, अगर हम लोग इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजेस कर देते हैं, जो मैंने एग्जांपल लिया, स्टैंडर्ड ये सोचा था और एक्चुअल में हम लोगों ने मान लो परचेस किया 6 kg एट द रेट ऑफ 32 करके, 32 पर केजी करके, ये हम लोगों ने एक्चुअली में परचेस किया, ठीक है। तो क्या सिचुएशन होगा, तो मुझे तुम लोग ये बताओ कि फिर हम लोग का कॉस्ट वेरिएंस कितना होगा, प्राइस कितना होगा। क्वांटिटी अभी हम सिखाएंगे तो बोल देंगे, तुम लोग इसका मुझे बताओ। अगर मैंने सिचुएशन ये चेंज कर दिया, स्टैंडर्ड मेरा यही है और ये 5 के लिए, हाँ यही वाला है, स्टैंडर्ड मेरा फिक्स्ड है, तो तुम लोग मुझे बताओ मेटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कितना होगा, मेटेरियल प्राइस वेरिएंस कितना होगा। 192 आपका उसमें आएगा 6 kg, और पर केजी जो 32 है 192, और पहला मतलब है 150 जो 42। अच्छा, तो स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना होगा 5 इंटू 30 और एक्चुअल कॉस्ट कितना होगा 6 इंटू 32। अब डिफरेंसेस देखो कितना आ रहा है 42। फेवरेबल होगा कि एडवर्स होगा, एडवर्स ही होगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखो 42 एडवर्स आ रहा है आंसर, और प्राइस का बताओ, प्राइस वेरिएंस कितना हो रहा है, प्राइस वेरिएंस बताओ, प्राइस वेरिएंस भी तो अभी सीखा, बोलो प्राइस वेरिएंस। पर दोनों का क्वांटिटी तो अलग है। तो प्राइस का देखेंगे ना, क्वांटिटीज तो अभी हम लोग वही तो हम बोल रहे थे, अभी क्या करना पड़ेगा बोलो। प्राइस में पहले प्राइस का वेरिएंस देखो कितना है, 30 सोचा था, हुआ कितना 32, इनटू कितने से करना पड़ेगा, कितना महंगा आया 2 रुपीज पर किलो, लेकिन ये हमारा महंगा कितने पे पड़ा, एक्चुअली हम लोगों ने जितना परचेस किया उतने पे ही तो हम लोगों ने 2 रुपए करके एक्स्ट्रा पे किए होंगे, तो मल्टीप्लाई कितना करना पड़ेगा, 1 kg एक्स्ट्रा लिए। 1 केजी एक्स्ट्रा नहीं, यहाँ पर 2 पर किलो करके पर केजी पे एक्स्ट्रा हुआ, तो हम लोगों ने टोटल परचेस कितना किया 6 किलो, ठीक है। वही तो फॉर्मूला याद नहीं करने का एक ही तरीका है, फॉर्मूले पे हमें जाना ही नहीं है, हम लोग इजीली करेंगे इस तरीके से। हम लोग सोचेंगे जैसा नॉर्मल कंसेप्ट है कि 30 32 और यहाँ पर हम लोग का 6 रुपीज, हाँ तो कितना हो जाएगा 12, ठीक है। 12 एडवर्स हो रहा है, ठीक है 12 एडवर्स हो रहा है, क्योंकि 2 रुपीज पर किलो ज्यादा है, हम लोगों ने 6 किलो 2 रुपीज ज्यादा देके परचेस करना पड़ा हम लोग को, तो 12 रुपए। अब हम लोग पढ़ेंगे मेटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस, जो मैंने अभी तक नहीं करवाया। क्वांटिटी देखो, हम लोगों ने सोचा था 5 किलो में काम हो जाएगा, बट हम लोगों ने कितना परचेस कर लिया 6 किलो, तो एक्स्ट्रा, तो 5 किलो माइनस 6 किलो, हमेशा स्टैंडर्ड माइनस एडवर्स, ठीक है। 1 किलो एक्स्ट्रा लिया, तो 1 किलो, क्योंकि देखो कॉस्ट, हाँ हमेशा स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल। अब मल्टीप्लाई किससे करना है, स्टैंडर्ड रेट से, वो मैंने यहाँ पर स्टार देके लिखवाया है, तुम लोग को स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि स्टैंडर्ड रेट जो है वो फ्लक्चुएट नहीं करता है, एक्चुअल रेट मार्केट में फ्लक्चुएट करते रहता है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर हमें हमेशा स्टैंडर्ड रेट लेना है, तो स्टैंडर्ड रेट हम लोग का कितना है, स्टैंडर्ड रेट है हम लोग का 30 रुपीज पर किलो, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 30 एडवर्स हो जाएगा, ठीक है 30 एडवर्स हो गया। अब देखो यहाँ पर समझने वाला बात ये है कि कॉस्ट हमारा 2 रीजन से वेरी कर सकता है, या तो हम लोगों ने महंगा खरीदा, या तो हम लोगों ने ज्यादा खरीदा, या फिर दोनों ही हुआ। जैसे मैंने पहले वाले एग्जांपल में तुम लोग को जो इम्पैक्ट दिखाया, वो मैंने ये दिखाया कि हम लोगों ने यहाँ पर महंगा खरीदा, ठीक है 30 के जगह 32 से खरीदा। फिर मैंने यहाँ पर क्वेश्चन को चेंज करने के बाद दोनों इम्पैक्ट दिखा दिया कि हम लोगों का कॉस्ट इसीलिए वेरी कर गया क्योंकि हम लोगों ने ज्यादा महंगा खरीदा और ज्यादा क्वांटिटी में भी खरीदा, इसीलिए हम लोग का कॉस्ट वेरी कर गया। और ये जो हम लोग का जो समरी मैंने यहाँ पर लिखवाया था ना तुम लोग को, ये देखो एक्चुअली कॉस्ट वेरिएंस का आंसर जो है यूसेज और प्राइस का ऐड करने से जितना होगा उतना ही होना चाहिए, मतलब हम लोग आंसर को मैच भी कर सकते हैं। जैसे देखो तुम लोग यहाँ पर प्राइस वेरिएंस कितना है 12 एडवर्स, ठीक है, क्वांटिटी वेरिएंस कितना है 30 एडवर्स, दोनों को ऐड करेंगे क्योंकि दोनों ही एडवर्स है, तो एडवर्स एडवर्स ऐड करो कितना हो जाएगा 42 एडवर्स, जो कि हम लोग का क्या होना चाहिए मेटेरियल कॉस्ट। ये देखो आया हुआ है मेटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, बिकॉज प्राइस और क्वांटिटी दोनों ही हमारा कॉस्ट में इंपैक्ट डालेगा, अगर एक हुआ तो एक डालेगा, अगर दो हुआ तो दोनों ही डालेगा, और हमेशा ये दोनों का टोटल ये हम लोग का आ जाएगा। इसमें हमें क्वेश्चन में जो है मिसिंग फिगर तरह भी दे देता है, जैसे मान लो ये दे दिया ये दे दिया, ये फाइंड आउट करने बोला, ठीक है। तो अगर हमें प्रॉपर नॉलेज नहीं होगा तो हम लोग इसको कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है।
तो सिर्फ फॉर्मूला की तरह अगर सोचोगे तो इतना बड़ा बड़ा फॉर्मूला फिर याद करना पड़ेगा, लेकिन देखो एक भी फॉर्मूला में याद नहीं करना पड़ रहा है, हम लोग नॉर्मल जो हमारा बेसिक सेंस है उसी से हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब क्वांटिटी वेरिएंस का रीड करवा देते जो मैंने लिखवाया था। क्वांटिटी को यूसेज भी बोला जाता है, ठीक है, मैंने वहां क्वांटिटी लिखा है, तुम लोग यूसेज में क्वांटिटी का ये जो लैंग्वेज है इसे ऐड कर लो, यूसेज को क्वांटिटी भी बोला जाता है। दिस वेरिएंस कंपेयर, ये वेरिएंस क्या कंपेयर करता है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी को कंपेयर करता है एक्चुअल क्वांटिटी के साथ। ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ना, फॉर प्रोड्यूसिंग एक्चुअल आउटपुट और फॉर प्रोड्यूसिंग एक्चुअल आउटपुट, ये जब दूसरा क्वेश्चन आएगा हम लोग समझेंगे, ठीक है, अभी यहाँ पर नहीं समझ में आएगा कि प्रोड्यूसिंग एक्चुअल आउटपुट का मतलब क्या है, अभी इतना समझो। दिस वेरिएंस कंपेयर, ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी को कंपेयर करता है किसके साथ, विथ एक्चुअल क्वांटिटी, ठीक है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी को कंपेयर करता है विथ एक्चुअल क्वांटिटी। और इसके बाद ये वाला भी इग्नोर करो, ठीक है, टू डिटरमाइन वेरिएंस इन यूजिंग रिसोर्सेस, क्योंकि हम लोगों ने रिसोर्सेस किस तरीके से यूज किया, कम सोचा था ज्यादा कर लिया, ज्यादा सोचा था कम कर लिया। रिसोर्सेस यानी यहाँ पर तो मेटेरियल का बात होगा कि हम लोग कितना मेटेरियल कम ज्यादा यूज कर रहे हैं। दिस इज वैल्यूड एट एसआर, ये हमेशा स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है क्योंकि एक्चुअल रेट जो है वो मार्केट में फ्लक्चुएट करता जाता है, ठीक है। तो ये हम लोग का कंप्लीट हुआ। अब मिक्स और ये जो इल्ड है इसको हम लोग बाद में समझते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं, देखो ये वाला तुम लोग मुझे करके बताओ आंसर क्या होगा। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ तुम लोग को कॉस्ट वेरिएंस कैलकुलेट करने के लिए बोला है, तो कॉस्ट हम बोलेंगे, तुम लोग कॉस्ट के साथ साथ प्राइस और यूसेज भी कैलकुलेट करके दिखाओ, यानी कि क्वांटिटी जो मैंने अभी तुम लोग को सिखाया है। इलास्ट्रेशन 1 ये वाला सब कोई करो, करके मुझे बताओ आंसर क्या होगा। इलास्ट्रेशन 1, ठीक है, देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल फिगर्स ऑफ प्रोडक्ट जेड, मतलब प्रोडक्ट जेड बनाना है कोई ऑर्गेनाइजेशन को जिसका स्टैंडर्ड एक्चुअल फिगर उन्होंने दे दिया। उनको लगा था कि 50 यूनिट्स मटेरियल चाहिए और मटेरियल मार्केट में 1 रुपीज करके मिल जाएगा, लेकिन एक्चुअली में उन्होंने 45 यूनिट्स मटेरियल यूज किया और जिसका प्राइस है 0.80 पर यूनिट करके। तुम लोग को मुझे आंसर देना है कि कॉस्ट वेरिएंस क्या होगा, और ये यहाँ तो सिर्फ कॉस्ट लिखा है, हम ऐड कर रहे हैं मटेरियल प्राइस वेरिएंस क्या होगा और मटेरियल यील्ड वेरिएंस, सॉरी यील्ड बोल रहे हैं, यूसेज वेरिएंस, यूसेज या फिर क्वांटिटी, मटेरियल यूसेज वेरिएंस और मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस, जो भी बोलो वो क्या होगा। ये तीनों का तुम लोग मुझे आंसर बताओ कैलकुलेट करके कि क्या होगा। बोलो कॉस्ट वेरिएंस क्या होगा, कॉस्ट वेरिएंस तो आसानी से वैल्यू वेरिएंस रियल वैल्यू 14 और एक्चुअल कॉस्ट वेरिएंस 14 होगा, 14 फेवरेबल एडवर्स ये बताना। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, बोलो कॉस्ट वेरिएंस कितना हो रहा है। कॉस्ट वेरिएंस का भी फॉर्मूला लिखा है, यहाँ पे पूरा चीज बैठाना है, जरूरत नहीं भी बैठाओगे तो भी चलेगा। देखो ना कॉस्ट कितना हो रहा है, सोचा था 50 यूनिट परचेस करेंगे 1 रुपीज करके, कितना हो जाएगा, फिर कितना खर्चा होने वाला था, 50 1 रुपए करके कितना खर्चा होने वाला था, 50, लेकिन हो रहा है 36 रुपए। हाँ, और यहाँ पर हो कितना गया 45 इंटू 0.80 करके, तो यहाँ पर 50 माइनस कितना हो रहा है ये 36, यानी कि आंसर कितना आ रहा है 40 रुपीज, और ये क्या हो जाएगा फेवरेबल, ठीक है। फॉर्मूला हमें याद करने का जरूरत नहीं, लेकिन इसके ऊपर तुम लोग फॉर्मूले को लिख सकते हो कैसे, देखो हम तो बोलेंगे फॉर्मूला मत लिखो, इससे फॉर्मूला लिख सकते हो। जैसे 50 क्या है स्टैंडर्ड क्वांटिटी, 1 क्या है स्टैंडर्ड रेट, फॉर्मूला अपने आप बनेगा, तुम लोग को फॉर्मूला रटने का जरूरत नहीं। 45 को क्या लिखोगे एक्चुअल क्वांटिटी, और 0.80 को क्या लिखोगे एक्चुअल रेट। फॉर्मूला हमें रटने का जरूरत है ही नहीं, ठीक है। हाँ फॉर्मूला लिख दो, ऐसे करके लिख दो, जस्ट ऑपोजिट करके यहाँ पर लिखो खुद से समझ के, फिर इसके ऊपर फॉर्मूले को लिख दो।
14 मैंने जो बना मटेरियल को, हाँ ये फेवरेबल हुआ, फेवरेबल हुआ क्योंकि सस्ता हुआ। सोचा था 50 रुपीज खर्चा होगा बट हुआ 36, तो सस्ता हो गया। मेटेरियल प्राइस वेरिएंस, अब इसका भी फॉर्मूला हम लोग बाद में लिखेंगे, तुम लोग पहले अपने आप बताओ कि प्राइस वेरिएंस में हमें चेक क्या करना है। हमें हमेशा जो क्वांटिटी नहीं, प्राइस, प्राइस रेंज में माइनस करना था प्राइस, प्राइस कितना सस्ता है कि महंगा है। सस्ता था, 36 कितना? हो रहा है, 50 रुपए स्टैंडर्ड था, आ रहा है 36। नहीं 50 तो तुम लोग का ये यूनिट हो गया ना, हमें प्राइस का वेरिएंस देखना है। हाँ अच्छा, तो वही तो मैं पर पैसा में 20 पैसा आपका हाँ होगा, और ओवरऑल में आपका वो 14 रुपीज का डिफरेंस था, मैं ओवरऑल आपका बोला। ओवरऑल 40 नहीं, वैसे नहीं निकालना है। देखो प्राइस वेरिएंस हम लोग सोचे थे 1 रुपीज करके मिल जाएगा, लेकिन लगा कितना करके 0.80। और ये जो बेनिफिट हुआ ये हमें कितना टोटल कितना हुआ, ये तो हम लोगों ने निकाला पर किलो पे या पर यूनिट पे जो भी दिया है, लेकिन मार्केट से हम लोगों ने ये जो 20 पैसा करके सस्ते में कितना यूनिट परचेज किया उतने पे ही हमें चेंजेस दिखेगा 45। तो इसमें इंटू करना है 45, वही हम बार बार बोल रहे हैं कि हमें यहाँ पर एक्चुअल क्यों इंटू करना है। तो 45 इंटू 0.2 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा ना, फेवरेबल। ठीक है, ये फेवरेबल हो गया। अब फॉर्मूला कैसे लिखोगे, 1 का मतलब क्या है, स्टैंडर्ड रेट, ये क्या है एक्चुअल रेट, इनटू क्या हो जाएगा एक्चुअल क्वांटिटी, जो मैंने फॉर्मूला लिखाया था वही। एक्चुअल रेट इनटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट, वैसे भी लिख सकते हैं। हाँ एक ही बात है, आगे पीछे लिखो कोई फर्क नहीं, लेकिन याद रख पाओगे उस तरीके से दिमाग में सेट करो। पहले रेट का डिफरेंस देखना है, फिर ये देखेंगे उतने डिफरेंस में कितना परचेज किया। अब आगे पीछे लिख देते हो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस तुम लोग को याद रहना चाहिए कि कैसे करके बन रहा है। ठीक है ম্যাম এফটা কি লিখতেই হয়? হ্যাঁ লিখতেই হবে, ওটা ফেভারেবল হয়েছে না অ্যাডভার্স হয়েছে ওটা আমাদেরকে লিখতেই হবে, যে আমার তাহলে আমি কম্পেয়ার করলাম, তাহলে আমার কম্পেয়ার করে কি পেলাম ভালো না খারাপ সেটা লিখতেই হবে। और एक और आप क्या चीज निकालेंगे, हम्म एक चीज और आप क्या क्वांटिटी, निकालेंगे? हाँ अब कैलकुलेट करो मेटेरियल क्वांटिटी या यूसेज वेरिएंस, ये तुम लोग मुझे बताओ, हम वेट कर रहे हैं, क्वांटिटी और यूसेज वेरिएंस बताओ क्या होगा। बोलो, कर रहे हो सब कोई, करो। कोनी का आंसर दिए छे यूसेज वेरिएंस 5 है, 5 ঠিক হয়েছে। 5 ফেভারেবল না অ্যাডভার্স ওটাও বলতে হবে কিন্তু। फेवरेबल। ফেভারেবল, ফেভারেবল। হ্যাঁ ফেভারেবল, ফেভারেবল, ফেভারেবল হবে, ঠিক আছে 5 ফেভারেবল হবে। अच्छा अब देखो कैसे करेंगे हम लोग इसका कैलकुलेशन, समझ में तो आ गया है, आ भी जाएगा, लेकिन लिखना भी तो पड़ेगा ना एग्जाम में हम लोग को, तो देखो कैसे लिखेंगे। हाँ स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल हाँ हम लोगों ने सोचा था 50 यूनिट परचेस करेंगे, बट मार्केट जाके परचेस किया सिर्फ 45 यूनिट, और इसमें हमेशा स्टैंडर्ड रेट लगाना है, मतलब हम लोगों ने 5 यूनिट कम कंजम्पशन किया। ठीक है, और हमें हर एक आंसर रुपीज में देना है, ये तो मेरा यूनिट में निकल गया, यूनिट का डिफरेंस कि मैंने 5 यूनिट कम खरीदा, लेकिन इसमें मेरा मतलब रुपीज में क्या बचत हुआ, तो 5 यूनिट जो कम खरीदा इसमें मेरा 1 रुपए यहाँ पर रखना पड़ेगा, स्टैंडर्ड रेट को ही रखना पड़ेगा, एक्चुअल रेट क्यों नहीं रखेंगे, क्योंकि जैसे हम लोग यहाँ पर एक्चुअल क्वांटिटी रख रहे थे तो उस हिसाब से तो यहाँ एक्चुअल रेट रखना चाहिए, एक्चुअल रेट फ्लक्चुएट करेगा, स्टैंडर्ड रेट फ्लक्चुएट नहीं करेगा, क्योंकि वो हमारा सोच है। ठीक है, एक्चुअल रेट फ्लक्चुएट करेगा, तो यहाँ पर फॉर्मूला कैसे लिखोगे, एक्चुअल ये क्या हो जाएगा स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू क्या हो जाएगा एक्चुअल सॉरी स्टैंडर्ड रेट। ठीक है, फॉर्मूला लेकिन लिख के आना है एग्जाम में, नहीं तो कॉस्ट में लिखने का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है, अगर लिख के नहीं आओगे जैसे रुपीस वगैरह, अकाउंट में भले ही नंबर ना डिडक्ट करे लेकिन इसमें कर लेगा। ठीक है, इसमें कर लेगा, तुम लोग को फॉर्मूला जब भी लिखोगे रुपीस यूनिट सारी चीजों को लिख के आना है। अच्छा अब यहाँ पर एक चीज देखो, हम लोग और एक तरह से भी देख सकते थे कि यूसेज क्या होगा अगर मेरा 14 फेवरेबल आया है कॉस्ट वेरिएंस। अभी अभी मैंने तुम लोग को क्या सिखाया, कॉस्ट वेरिएंस का मतलब प्राइस वेरिएंस प्लस मटेरियल यूसेज वेरिएंस होता है, क्योंकि प्राइस दो कॉस्ट दो वजह से वेरी करता है। तो थोड़ी देर पहले मेरा आंसर आया था 14 फेवरेबल, अब मेरा प्राइस आ गया है 9 फेवरेबल। ठीक है, अब ये मान लो तुम लोग कैलकुलेट नहीं कर पाए,
हाँ, तो ये रिवर्स करके देख सकते हो कि आंसर मेरा सही हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, तो मेरा 5 फेवरेबल ही आएगा, है ना। फेवरेबल इधर आ 9 को आप उस साइड में दोगे माइनस हो जाएगा, 14 को इस साइड में दोगे माइनस। हाँ, -14 और 9 को माइनस करना है, लेकिन फेवरेबल ही रखना है क्योंकि दोनों मेरा फेवरेबल है। ठीक है, अगर एक फेवरेबल एक एडवर्स होता तो अलग होता बात। तब कैसे करना, मान लो ये एडवर्स है, ये फेवरेबल है, तो आंसर क्या आता? एडवर्स आता, क्योंकि ये वैल्यू ज्यादा है। ठीक है, जैसे प्लस माइनस में हम लोग करते हैं सेम तरीके से। यही हो गया मैथ्स वाला कंसेप्ट। चलो, अब इलास्ट्रेशन 2। अब थोड़ा सा स्टैंडर्ड, लेकिन क्वेश्चन का बदलेगा, इतना आसान नहीं होता है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा अलग होगा। ये तो आसान नहीं है, छोटा सा ही, लेकिन इसमें हमें 3 चीज निकालना है, यूसेज, प्राइस, कॉस्ट। ठीक है, जो मैंने वहां पर बोला था, तीनों चीज निकालना है। अच्छा, अब देख लो यहाँ पर, लेकिन थोड़ा सा अलग होगा पॉइंट। यहाँ पर बोला है एनएक्सी मैन्युफैक्चर कंसर्न फर्निशेस द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। उन्होंने बोला उनका स्टैंडर्ड क्या है कि मेटेरियल वो उनका 70 केजी फिनिश प्रोडक्ट बनाता है, मेटेरियल फॉर 70 केजी फिनिश प्रोडक्ट। अच्छा, मतलब अगर 70 केजी फिनिश प्रोडक्ट बनाना है तो कितना मेटेरियल का जरूरत होगा? 100 केजी, ये वो सोच रहे थे। और मेटेरियल मार्केट में कितने का मिल जाएगा? 1 पर किलो। लेकिन एक्चुअली में उन्होंने प्रोडक्शन कितना किया? 2,10,000। लेकिन सोचा था कितना प्रोडक्शन करेंगे? 70 केजी। मेटेरियल यूज कितना किया? 2,80,000। और कॉस्ट कितना आ गया? 2,52,000। यहाँ डायरेक्टली कुछ भी हमें नहीं दिया हुआ है और हमें बोला है यूसेज। हमें सारी चीजों को कैलकुलेट करना, एक्चुअल रेट में स्टैंडर्डाइजेशन करना होगा। हाँ, स्टैंडर्ड और एक्चुअल में ट्रांसफर करना। क्वांटिटी भी करनी। अब वो फॉर्मूला पूरा तुम लोग को समझ में आएगा कि वो ब्रैकेट में मैंने क्यों लैंग्वेज वो वाला लिखवाया है, वो इस क्वेश्चन में समझ में आएगा। ठीक है, और तुम लोग को रेट भी निकालना पड़ेगा। जैसे देखो यहाँ दिया हुआ था स्टैंडर्ड रेट, यहाँ मिसिंग क्या है? यहाँ हमारा एक्चुअल रेट मिसिंग है। ये दोनों को यूज करके तुम लोग निकाल सकते हो एक्चुअल रेट, क्योंकि अगर मैंने 2,80,000 केजी मेटेरियल यूज किया, जिसके लिए मैंने 2,52,000 पे किया है, तो 1 किलो के लिए कितना पे किया है, उससे हमें एक्चुअल रेट मिलेगा। तो देखो कितना होता है, कैलकुलेट कर पाते हो कि नहीं, क्योंकि हमें जब तक रेट वगैरह इंडिविजुअली नहीं मिलेगा हम लोग इसको कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। कितना होगा? बोलो कितना होगा, कैलकुलेट कर पाए? अच्छा, सोचो क्या होगा। इतने में इतने किलो का इतना है। जैसे अगर 15 रुपीज में हमें 5 चॉकलेट मिलता है, तो एक चॉकलेट कितने का है? वैसे अच्छा, 3। ये 1.1 समथिंग होगा मेरे। नहीं, उल्टा डिवाइड कर रहे हो। ऊपर रुपीस जाएगा ना, 15 रुपीज, नीचे 5 पेन आएगा, तभी तो एक पेन का निकाल पाओ। उल्टा डिवाइड। कितना होगा? 0.9। अच्छा देखो, इसको लिख लेते क्योंकि यहाँ पर हमें कंपैरिजन का जरूरत होगा समझने के लिए। तो ये हम क्वेश्चन को एक बार यहाँ पर अपने हिसाब से लिख रहे हैं ताकि हमें क्वेश्चन को बार बार देखने का जरूरत ना हो। तो मैंने यहाँ क्या ड्रॉ किया है कि अगर हम लोग 100 केजी इनपुट देते हैं, जो कि मार्केट में 100 नहीं, शायद 1000 था, देख ले, नहीं 100 है। 100 केजी अगर हम लोग इनपुट देते हैं रॉ मेटेरियल का, तो हमें आउटपुट मिलता है 70 केजी फिनिश गुड्स आउटपुट के रूप में। और नीचे 1 रुपया जो है, ये मैंने लिखा है कि हम लोगों ने सोचा था कि 1 रुपए करके हमें मेटेरियल मार्केट में मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन एक्चुअली में कुछ और हुआ है। एक्चुअली में हम लोगों ने कितना इनपुट दिया है और कितना प्रोडक्शन मिला है। देखो एक्चुअली में इनपुट कितना दिया है, इनपुट I/P लिख दिया। एक्चुअली में इनपुट दिया है हम लोगों ने 2,80,000 केजी। देखो ये आउटपुट है, तो आउटपुट जो है जो हमें मिलता है प्रोड्यूस होने के बाद, और ये इनपुट जो यूज किया एज अ मेटेरियल 2,80,000 केजी मेटेरियल हम लोगों ने इनपुट दिया 2,80,000 केजी। ठीक है, और आउटपुट में हमें क्या मिला? आउटपुट में जो मिलता है उसे फिनिश्ड गुड्स बोलते हैं। ठीक है, फिनिश्ड गुड्स, FG का मतलब है फिनिश्ड गुड्स, मतलब ओवरऑल जो हमें मिला, कितना मिला? 2,10,000 की।
ठीक है, 2,10,000 किलो मिला। और एट द रेट कितना करके हम लोगों ने परचेज किया मटेरियल, वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो तुम लोग कैसे कैलकुलेट करोगे एट द रेट? अभी अभी देखो मैंने यहाँ पर दिखाया कि अगर 2,52,000 रुपीज हमें पे करना पड़ता है 2,80,000 किलो मटेरियल के लिए, तो 1 किलो के लिए कम पे करना पड़ेगा, वही तो मुझे एट द रेट बताएगा। तो 2,52,000 डिवाइडेड बाई 2,80,000 किलो लिखना पड़ेगा, तब जाके तुम लोग को पता चलेगा कितना, 0.90। ठीक है, तो यहाँ पर एट द रेट था नहीं, हम लोग निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? 2,52,000 डिवाइडेड बाय 2,80,000 kg, यानी कि रुपीज 0.90। ये क्या निकालेंगे? कौन सा? ये 0.90 निकाल। ये निकाले हम लोग 1 किलो रॉ मटेरियल का कितना मार्केट में प्राइस है। हम लोगों को लगा था 1 रुपीज करके मिलेगा। एक्चुअल प्राइस निकाला है। एक्चुअल प्राइस क्यों, कैसे पता? प्राइस दिया होगा, एक्चुअल स्टैंडर्ड वन दिया होगा। हाँ, और एक्चुअल का हम लोग को टोटल दिया है, पर रेट नहीं दिया है। तो यहाँ मैं लिखूं एक्चुअल स्टैंडर्ड प्राइस, फिर उसके बाद एक्चुअल स्टैंडर्ड प्राइस नहीं, एक्चुअल रेट। एक्चुअल रेट। हाँ, ये ओनली एक्चुअल रेट एट द रेट ऑफ 0.90 पर केजी। ठीक है, और ये एक्चुअल वाला हो गया। लेकिन ये दोनों सिचुएशन कंपेयर नहीं कर सकते हैं। क्यों कंपेयर नहीं कर सकते पता है? क्योंकि यहाँ पर हम लोगों के पास जो आउटपुट है वो 70 केजी का डिटेल्स दे रहा है। ठीक है, और ये 2,10 किलो का है। मतलब हम लोग ये कंपेयर नहीं कर सकते हैं कि कॉस्ट का कितना डिफरेंसेस हो रहा है। क्यों? देखो, क्योंकि ये 100 किलो मटेरियल का बता रहा है, यहाँ पर 2,80,000 किलो का है। तो ये कैसे कंपेयर करेंगे? बोलो। अब 70 का निकालना। हाँ, अब तुम लोग को निकालना पड़ेगा 70 का नहीं, ये 2,10,000 किलो का। मतलब हम ये बोल रहे हैं कि हम लोग को कंपेयर करना है कि हम लोगों ने सोचा था किलो आउटपुट मिलेगा, लेकिन हम लोगों ने तो 100 किलो इनपुट दिया नहीं है। हम लोगों ने कितना इनपुट दिया है? 2,80,000। तो स्टैंडर्ड के हिसाब से अगर 2,80,000 इनपुट देते तो हमारा कितना फिनिश गुड्स मिलता, कितना खर्चा होता, तब ना कंपेयर कर पाएंगे, तभी ना कंपेयर कर पाएंगे। अदरवाइज कैसे कंपेयर कर पाएंगे? अगर हम बोल देते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट ऐसे निकाल लेते, सोचो मैंने ऐसे निकाल लिया स्टैंडर्ड कॉस्ट कि 100 किलो मटेरियल खरीदे 1 रुपया करके, 100 रुपए का खर्चा हुआ, और इधर मेरा कॉस्ट कितना लगा है वो तो मुझे क्वेश्चन में दे ही दिया है 2,52,000। या फिर ऐसे करके निकाल लो 2,80,000 इंटू रेट लगाओ 0.90, तो भी तुम लोग का यही वाला डेटा आएगा। लेकिन क्या 100 रुपए के साथ इसका डिफरेंस निकालोगे? क्यों नहीं निकालेंगे हम लोग? क्योंकि ये हम लोग का 100 केजी मटेरियल पे है, क्योंकि ये हम लोग का 70 केजी आउटपुट के बेसिस पे स्टैंडर्ड बनाया था। लेकिन एक्चुअली में तो हम लोगों ने 2,10,000 किलो आउटपुट जो है जनरेट किया है। तो अगर हमें कंपेयर करना है तो हमें ये निकालना पड़ेगा कि हम लोग अगर स्टैंडर्ड में भी इतना आउटपुट जो है प्रोड्यूस करते तो हम लोग का कितना खर्चा होता, जो हमें प्रीवियस क्वेश्चन में नहीं करना पड़ा। क्यों नहीं करना पड़ा? क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन का स्टैंडर्ड और एक्चुअल में डिफरेंस नहीं था, आउटपुट में डिफरेंस नहीं था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमारा आउटपुट में डिफरेंस है, तो कैसे कंपेयर करेंगे? क्योंकि ये तो 100 किलो के लिए है। ठीक है, ये देखो क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये 70 केजी के लिए बता रहा है, जबकि ये 2,10,000 किलो के लिए बता रहा है। तो कैसे कंपेयर करेंगे? मतलब जैसे मान लो मैंने किसी का टेस्ट 100 मार्क्स का लिया, किसी का मैंने 50 मार्क्स का लिया, इसे 50 में 30 मिला, इसे 100 में 30 मिला, तो हम बोलेंगे ये अच्छा है और ये अच्छा नहीं है, ऐसे तो नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि इसका 100 का कैसे कंपेयर करेंगे? तो हमें क्या करना पड़ेगा? या तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, उसका वैल्यू हो जाएगा हाँ 60। हाँ, तो इसका मतलब अब बता सकते कौन अच्छा है। वैसे यही अच्छा आया क्योंकि 100 में 60 मिला कंपेयर करने के लिए। तो कंपेरेबल सिचुएशन तो क्रिएट करना पड़ेगा। तो अगर मेरा कंपेरेबल सिचुएशन ही नहीं है तो हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं? तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर स्टैंडर्ड को एक्चुअल में ट्रांसफर करेंगे। मतलब 10,000 किलो का मुझे चाहिए स्टैंडर्ड के बेसिस पे, तो एक चीज बताओ कि मुझे फिर इनपुट कितना देना पड़ेगा, ये बताओ स्टैंडर्ड के बेसिस पे। एक्चुअली में तो मैंने 2,80,000 दिया है, लेकिन अगर स्टैंडर्ड बेसिस पे देते तो मुझे कितना इनपुट देना पड़ता? कैसे निकालेंगे? 70 केजी कैसे? वहाँ पे दिया था क्वेश्चन में। हाँ, ये देखो 70 केजी तो दिया है, 70 केजी के लिए इनपुट कितना दे रहे हैं? तो 2,10,000 के लिए कितना देंगे? वैसे निकालो तब पता चलेगा। 1 के लिए कितना होगा? 100/70, तो 2,10,000 के लिए कितना हो जाएगा? 100 डिवाइडेड बाई 70 इंटू 2,10,000 कितना हो जाएगा?
देखो कितना आ रहा है 3 लाख, ठीक है, ऐसे होना चाहिए। तो यहाँ पर लिखो 100/70 इंटू कितना होगा 210। तो ये अभी हम लोग निकाले, इसको क्या लिखेंगे? इसको बोलेंगे स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट। बताते हैं स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट मतलब एक्चुअल आउटपुट जो हुआ है वही अगर स्टैंडर्ड में हम लोग सोचते तो कितना होता, क्योंकि दो सिचुएशन कंपेरेबल हालत में नहीं था, तो हम लोगों ने क्या कर दिया, इसको कंपेयर कर दिया, ठीक है, कंपेरेबल सिचुएशन में लेके आ गए। अब देखो कंपेयर कर सकते हैं कि एक्चुअली में 2,10,000 किलो फिनिश गुड्स बनाया है, स्टैंडर्ड भी हम लोगों ने उसी हिसाब से बनाया था, बस स्टैंडर्ड को यहाँ से लेके चेंज कर दिया। कैसे? हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि स्टैंडर्ड क्या था, स्टैंडर्ड ये था कि अगर मुझे 70 किलो आउटपुट चाहिए तो मुझे 100 किलो रॉ मटेरियल देना पड़ेगा, तो मुझे अगर 2,10,000 किलो आउटपुट चाहिए तो स्टैंडर्ड के हिसाब से मुझे कितना रॉ मटेरियल इनपुट देना पड़ेगा, जो कि है 3 लाख केजी, ठीक है। और एक्चुअली में हम लोगों ने कितना दिया है 2,80,000। अब तुम लोग कर सकते हो, अब तो मैंने बता ही दिया, अब तुम लोग कॉस्ट वेरिएंस, प्राइस वेरिएंस, यूसेज वेरिएंस सारा निकाल सकते हो। बोलो सबसे पहले कॉस्ट वेरिएंस क्या होगा, मेटेरियल कॉस्ट वेरिएंस बताओ क्या होगा। स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड माइनस तुम ऐसे सोचो ना कि मेरा एक्चुअली कितना कॉस्ट लगना चाहिए था, कितना लगा, कितना लगना चाहिए था। अगर मुझे 3 लाख किलो मटेरियल परचेस करना है और स्टैंडर्ड रेट कितना करके 1 रुपीज, ठीक है, तो मुझे कितना खर्चा करना चाहिए था, कितना खर्चा होने वाला था 3 लाख केजी इंटू 1, लेकिन मेरा हुआ कितना है खर्चा 2,80,000 मैंने खरीदा है, कितना करके 0.90, जो कि हम लोगों ने कैलकुलेट किया, और ये कैलकुलेट करने से आएगा कितना, वो तो ऑलरेडी कैलकुलेटेड ही है ना, 2,52,000, चेक करके देख लो 2,52,000 ही तो आएगा, हम लोगों ने तो रिवर्स किया था जरूरत पे, और ये हो गया 3 लाख, ठीक है, ये रुपीस। अब देखो कितना आ रहा है आंसर, डिफरेंस कितना आ रहा है 48। तो 48,000 फेवरेबल है कि एडवर्स है, फेवरेबल है, क्योंकि 3 लाख सोचा था, खर्चा हुआ 2,52,000। अब ये क्या है, ये है हम लोग का स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, ये वाला हम लोगों ने भी ट्रांसफर किया ना, और ये हो जाएगा स्टैंडर्ड रेट, जो फॉर्मूला था वही है, लेकिन ये डायरेक्ट स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्वालिटी भी लिखना, एक्चुअल क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, ठीक है, और इनटू एक्चुअल रेट, ये तब लिखना पड़ता है जब हम लोग का एडजस्टमेंट टाइप। हाँ, जब ऐसा एडजस्टमेंट होगा, यानी कैसे समझेंगे, जब कंपेरेबल नहीं होगा। अब ये कब नहीं करना पड़ता वो भी देख लो, अगर मेरा यहाँ पर आउटपुट 70 केजी होता, ठीक है, तब नहीं करना पड़ता, क्योंकि मैंने स्टैंडर्ड भी 70 केजी का किया, मेरा आउटपुट भी 70 केजी का ही है, बाकी डिफरेंसेस चेक कर लेते क्या है। प्रॉब्लम तो ये हो गया, स्टैंडर्ड बनाया 70 केजी के लिए, इधर प्रोडक्शन कर रहे 2,10,000 किलो का, तो अगर 2,10,000 का प्रोडक्शन करेंगे तो फिर स्टैंडर्ड भी तो 2,10,000 पे ट्रांसफर करना पड़ेगा, नहीं तो कैसे कंपेयर होगा, कंपेरिजन पॉसिबल नहीं है। एक्चुअल क्वांटिटी 2,80,000 है, एक्चुअल क्वांटिटी 2,80,000, 2,80,000 एक्चुअल क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट 2,80,000 केजी, 0.90। अच्छा, बोलो ये वाला चीज तुम लोग को, बाकी लोगों को समझ में आया, मुझे एक बार कंफर्म कर दो, क्योंकि ऐसा ही हम लोग का क्वेश्चन आएगा, सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं आएगा। तो बोलो समझ में आया, एक बार बताओ कि क्यों हम लोगों को स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट निकालना पड़ेगा। क्या थोड़ा बहुत भी नहीं समझ में आया? धीरे धीरे और भी अच्छे से समझ में आने लगेगा, लेकिन थोड़ा तो समझ में आया होगा, बोलो। हम इसका एनपीवी निकाल दें। यस मैम। ठीक है, देखो अगर नहीं आता है तो अभी बताओ, थोड़ा बहुत धीरे धीरे और भी समझ में आएगा, लेकिन अभी जस्ट इतना तो कम से कम समझ में आया ही होगा क्यों हम लोगों को बेस को चेंज करना पड़ा। अगर ये 70 केजी है, या फिर यहाँ पर भी अगर 2,10,000 किलो होता तो भी हमें चेंज नहीं करना पड़ता, या फिर यहाँ पर अगर 70 किलो होता तो भी हमें चेंज नहीं करना पड़ता, ठीक है, कोई भी एक होना चाहिए। 18,000 इसका क्या वो मटेरियल प्राइस कितना है 18,000 28।
अच्छा अब प्राइस वेरिएंस निकालो 28,000। क्वांटिटी कितना था? अब अच्छा 280, मैं यहाँ पे 180, ठीक है, राइट। अच्छा प्राइस का चेंजेस देखो, हम लोग का स्टैंडर्ड प्राइस था 1 रुपीज है ना, और एक्चुअल प्राइस कितना हुआ 0.90, ठीक है। अच्छा तो हम लोग का डिफरेंस कितना हो गया 0.10, और हम लोगों ने एक्चुअली कितना परचेज किया इस डिफरेंसेस पे 2,80,000 किलो। तो क्या होता है स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू क्या हो जाएगा एक्चुअल क्वांटिटी, ठीक है। स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी, तो ये 10 पैसा होता है, 10 पैसा से मल्टीप्लाई करोगे तो 28,000 आएगा रुपीस, और आंसर मेरा फेवरेबल आया क्योंकि सस्ता में मिला। 1 रुपए का चीज 0.90 में हम लोगों को मिल गया। और नेक्स्ट हम लोग निकालेंगे मेटेरियल यूसेज वेरिएंस। तो कितना यूज करने का सोचा था हमें 3 लाख किलो का मटेरियल चाहिए होगा, लेकिन कितने से काम बन गया 2,80,000। कंपेयर इसके साथ इसको करेंगे, सोचा था 3 लाख किलो का मटेरियल चाहिए, लेकिन कितने से काम हो गया 2,80,000 से, तो 3 लाख माइनस 2,80,000। ये क्वांटिटी का डिफरेंस, ये क्या हो गया स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू हमेशा क्या होता है इसमें स्टैंडर्ड रेट लगता है, यानी 1 रुपीज करके, इसको रुपीज में ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो कितना हुआ 20,000 किलो हम लोगों का कम कंजम्पशन हुआ, और 1 रुपीज करके हम लोग का 20,000 रुपीज में सेविंग्स हो गया। तो सेविंग्स होने से ये फेवरेबल सिचुएशन हुआ, सेविंग्स होने से ये फेवरेबल हुआ। अब देख लो 28 फेवरेबल 20 फेवरेबल, यानी 48 फेवरेबल, कॉस्ट वेरिएंस 48 फेवरेबल। यहाँ पे दिखाया है इसका स्टैंडर्ड रेट इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल रेट। कौन सा वाला ये मटेरियल यूसेज में स्टैंडर्ड रेट इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस, ओ अच्छा एक्चुअल क्वांटिटी होगा। नहीं ये गलत हो गया, ये क्वांटिटी होगा, सही हुआ यहाँ पर बोल दिया, अच्छा हुआ मैंने गलत लिख दिया था। अच्छा ये देखो यहाँ पर ना मैंने लिखते लिखते गलत लिख दिया था, यूसेज की यहाँ पर रेट लिख दिया था, ये एक जगह पे रेक्टिफाई कर लो, ये एक क्यू होगा, एक्चुअल क्वांटिटी रेट नहीं होगा, ठीक है क्वांटिटी होगा, रेट नहीं होगा क्वांटिटी होगा। देखो तुम लोग को मेन यहाँ पर यही चीज समझना है। अब देखो अगर तुम लोग को ऐसे लग रहा है पहले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने इतना जो है प्रॉब्लम क्यों नहीं हुआ, क्योंकि पहले वाले क्वेश्चन में हमारा स्टैंडर्ड और एक्चुअल एक ही था। कैसे? क्योंकि हमें यहाँ पर नहीं बोला था कि कितना यूनिट जेट प्रोड्यूस करना है, यानी स्टैंडर्ड भी जितने यूनिट के लिए बना था एक्चुअल भी उतने, मतलब जेट का आउटपुट फिनिश गुड्स कितना जेट, हमें फिनिश गुड्स का नाम जेड है। अब जेड का आउटपुट हमें कितना चाहिए वो हमें ना तो स्टैंडर्ड में बोला था ना तो एक्चुअल में बोला था, मतलब हम लोग यही मानेंगे कि जितना आउटपुट हमें चाहिए था उतना ही हम लोगों ने प्रोड्यूस किया। लेकिन सोचा था 50 यूनिट मटेरियल से हो जाएगा, लगा 45, सोचा था 1 रुपीज करके मिलेगा, मिल गया 0.80 करके, इसीलिए यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल नहीं निकालना पड़ा। बट ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन में हमें इनपुट आउटपुट दोनों बता दिया था, ठीक है। ये देखो हमें बोला था कि 70 kg आउटपुट के लिए हम लोगों ने अपना स्टैंडर्ड फिक्स किया, जबकि हम लोगों ने आउटपुट कर दिया है 2,10,000 किलो। तो हमें स्टैंडर्ड को भी ना 2,10,000 किलो में लाना पड़ेगा, कि अगर हम लोग 70 kg के जगह स्टैंडर्ड के हिसाब से 2,10,000 किलो प्रोड्यूस करते तो हमारा कितना मटेरियल का जरूरत होता, तभी कंपेरिजन पॉसिबल होगा, अदरवाइज कंपेरिजन पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट देखो यहाँ पर ये वाला, इसमें भी कॉस्ट प्राइस और यूसेज बोला है, ठीक है, इसमें भी हमें कॉस्ट प्राइस और यूसेज बोला है, ठीक है। चलो इसको कैलकुलेट करते हैं, इलास्ट्रेशन 3। अच्छा इसमें क्या बोला है देखो, स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ केमिकल मिक्सचर, यहाँ पर लेकिन दो मटेरियल आ गया, थोड़ा सा लेबल और भी चेंज हो जाएगा। यहाँ पर मटेरियल ए और मटेरियल बी दोनों टाइप ऑफ मटेरियल है। मटेरियल ए है 20 पर किलो, मटेरियल बी है 30 पर किलो। स्टैंडर्ड लॉस है 10% ऑफ इनपुट इज एक्सपेक्टेड इन प्रोडक्शन। यहाँ पर लॉस भी बताए, मतलब देखो नॉर्मली कोई भी काम करने जाओगे थोड़ा बहुत नॉर्मल लॉस सभी काम में होता है। जैसे घर पे अगर देखोगे कि माँ खाना बना रही है तो उनसे भी रोज कुछ ना कुछ थोड़ा इधर उधर
पड़ ही जाता है, ठीक है। बहुत ज्यादा गिर जाए तो वो नुकसान होता है, लेकिन नॉर्मली देखोगे थोड़ा बहुत, ऐसा थोड़ी है कि एकदम नीट एंड क्लीन रहता है, फिर नीट एंड क्लीन करने का जरूरत ही नहीं होगा। अगर ऐसा होता ही है कि कुछ भी यूज करने जाओ थोड़ा बहुत इधर उधर गिर ही जाता है। तो ये हम लोग का क्या है, नॉर्मल लॉस, ठीक है। वैसे ही प्रोडक्शन करने जाओगे तो एक नॉर्मल लॉस होगा ही होगा। तो यहाँ नॉर्मल लॉस कितना बोला है, 10% ऑफ इनपुट। मतलब अगर इनपुट मेरा 100 है तो मेरा 10 लॉस होगा, तो मुझे आउटपुट कितना मिलेगा, 90। अगर मैंने 100 इनपुट दिया तो क्वेश्चन बोल रहा है मेरा 10% लॉस होगा, तो 100 का 10% मतलब कितना हो जाता है, 10। तो 10 यूनिट अगर मेरा लॉस होगा तो 90 ही मुझे आउटपुट मिलने वाला है, ठीक है। जैसे देखोगे ना, मिक्सर ग्राइंडर में कुछ भी जो है उसे मतलब पीसते हो तो उसमें क्या होता है, पूरा थोड़ी ना मिल जाता है, थोड़ा बहुत लगा हुआ रहता है ना, तो वो नॉर्मल लॉस हो गया, ठीक है। वैसे ही जब भी फैक्ट्री में भी कुछ प्रोड्यूस होता है तो उसमें कुछ ना कुछ जो है, पूरा फैक्ट्री में जितना रॉ मटेरियल दी उतना ही निकल के आएगा, ये पॉसिबल है नहीं, ठीक है। ये कभी पॉसिबल नहीं है, थोड़ा बहुत वो मशीनरी में रह ही जाता है, तो वो होता है नॉर्मल लॉस, ठीक है। लेकिन अगर मान लो कुछ जल गया, कुछ बर्बाद हो गया, तो उसे हम लोग बोलते हैं एबनॉर्मल लॉस। तो यहाँ पर देखो इनपुट बोल रहा है इतना, स्टैंडर्ड लॉस। कॉस्ट रिकॉर्ड्स फॉर पीरियड शो द फॉलोइंग यूसेज। लेकिन एक्चुअली क्या यूज हुआ है वो हमें नीचे कॉस्ट रिकॉर्ड बता रहा है। बोल रहा है कि 90 केजी मेटेरियल ए यूज हुआ है जिसका कॉस्ट था 18 पर किलो, 110 केजी बी यूज हुआ है जिसका कॉस्ट है 30 पर किलो, और यहाँ पर प्रोड्यूस्ड हुआ है 182 केजी। तो कितना इनपुट दिया हम लोगों ने टोटल, ए और बी मिला के 200, और आउटपुट कितना मिला 182 ऑफ गुड प्रोडक्ट, मतलब जिसको यूज कर सकते हैं, बाकी यूज नहीं कर सकते। इसका 90% निकालना था, नहीं, इसका लॉस होना 10। वो स्टैंडर्ड का है, लेकिन एक्चुअली में कितना लॉस हुआ देख, 200 केजी इनपुट दिया, आउटपुट मिला 182, कितना 18 केजी। ये हम लोग का क्या है, एक्चुअल लॉस। लेकिन स्टैंडर्ड में हमें क्या बोला था, स्टैंडर्ड हमें बोला था 10% लॉस होगा। क्या ये 10% हुआ, चेक करो। 18 केजी लॉस हुआ 200 में, तो ये 10% नहीं हुआ। देखो कितना हुआ, 9%। 1% से बचत है, तो फेवरेबल हो गया। हाँ ये फेवरेबल है, मतलब इतना है। तो ये क्वेश्चन को पहले हमें समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन में बोला क्या क्या था। अब इसी से हमें कैलकुलेट करके दिखाना है कॉस्ट वेरिएंस, प्राइस वेरिएंस, यूसेज वेरिएंस, ठीक है। तो पहले हम लोग क्वेश्चन को ड्रॉ कर लेंगे। अब देखो यहाँ पर जो हमें दिया हुआ है ये स्टैंडर्ड दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक ये देखो ये स्टैंडर्ड, तो टेबल बना के ही करना है, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। यहाँ से यहाँ तक हमें स्टैंडर्ड का डिटेल्स दे रखा है, और यहाँ से लेके नीचे यहाँ तक का पूरा हम लोग का एक्चुअल का डिटेल्स दे रखा है। अब ये देखना पड़ेगा कि कंपेरेबल सिचुएशन में है भी कि नहीं। जैसे यहाँ पे 90 केजी जो यहाँ पे लिखा हुआ है, 90 केजी मटेरियल ए, तो ये आपका 40% मटेरियल ऊपर लिखा हुआ स्टैंडर्ड, या फिर इसका भी वो तो देखना पड़ेगा कि 40% के बेसिस पे है कि नहीं। नहीं है, 40% नहीं है, मतलब मिक्स भी चेंज हो गया है। देखो 40-60 रखने के लिए बोला था ए बी को, मतलब 2:3 में रखने के लिए बोला था, लेकिन इन्होंने रखा कैसे है 9:11 में, मतलब मिक्स भी चेंज कर दिया, ठीक है। मतलब यहाँ पर मेटेरियल मिक्स वेरिएंस भी निकल जाएगा, जबकि बोला नहीं है, ठीक है, यहाँ बोला नहीं है। लेकिन पॉइंट तुमने बोला तो हम बता रहे हैं क्यों, ये हमें ये भी नोट करना चाहिए, जब आगे क्वेश्चन देखेंगे तो हमें मिक्स वेरिएंस भी मिलेगा। इन्होंने मिक्सचर सोचा था ऐसे रखेगा 2:3 में, लेकिन इन्होंने एक्चुअली में मिक्सचर को चेंज कर दिया 9:11 में, ठीक है। तो ये इससे हमें मिक्स वेरिएंस भी देखना पड़ेगा कि हमारे मिक्स में क्या चेंजेस है, तो वो भी हम लोग चाहे तो निकाल सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल ये 3 निकालते हैं और वो भी देखेंगे, वो भी निकल जाएगा क्योंकि है तो इसमें मिक्स वेरिएंस। अच्छा, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, स्टैंडर्ड और एक्चुअल को लिख लेते हैं कि हमें क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। तो एक टेबल बना लो, ठीक है। एक स्टैंडर्ड का टेबल बनाओ और एक एक्चुअल का टेबल बनाओ। यहाँ पर ऐसे लिखेंगे ए और बी मेटेरियल, तो यहाँ पर लिख देते हैं स्टैंडर्ड और यहाँ पर लिख देते हैं एक्चुअल। अब ये प्रेजेंटेशन तुम लोग जैसा चाहो कर सकते हो, लेकिन हम इस तरीके से कर रहे हैं कि हम लोग का थोड़ा जो है एक ही जगह पे सारा चीज हो जाएगा, ठीक है। स्टैंडर्ड में हम लोगों ने क्वांटिटी क्या सोचा था, रेट, ये दोनों चीज यहाँ पर ऐसे लिखो। ये यहाँ पर लिखो क्वांटिटी
ब्रैकेट में केजी और रेट पहले हम लोग इसको एक टेबल में अरेंज कर लेते हैं, हमें क्या क्या चाहिए, क्योंकि जब हम ऐसे लिखते हैं तो शायद तुम लोग को मतलब समझने में थोड़ा दिक्कत होता हो। एक ही बात है, तुम लोग वैसे करके भी कर सकते हो। एक्चुअली में देखो कितना आउटपुट हमें मिला वो चेक करो। एक्चुअली में हमें कितना आउटपुट मिला 182 केजी। ये देखो यहाँ दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ एक्चुअल में लिख देते हैं 182 केजी। ठीक है। अच्छा, उसके लिए हम लोगों ने ए मेटेरियल कितना यूज किया 90 किलो, ये क्वांटिटी के नीचे लिख दो 90। ठीक है। और बी मेटेरियल कितना यूज किया 110 दिया हुआ है, ये सब क्वेश्चन में दिया हुआ है। और रेट कितना है, रेट है हम लोग का, एक है हम लोग का 18 और एक है 34। यहाँ पर 18 लगा दो, यहाँ पर 34 लगा दो। और यहाँ एक अमाउंट कॉलम भी बना लो, तो हमें पता चल जाएगा कि कितना कॉस्ट या अमाउंट जो भी बोलो यहाँ पर कितना हो रहा है। तो देखो कितना हो रहा है, हम लोगों ने एक्चुअली में 90 केजी ए खरीदा 18 रुपीज करके, 16 20 और यहाँ पर 110 इंटू 34 कितना हो गया 3740। तो टोटल कॉस्ट कितना हुआ, क्योंकि अभी तक तो हम लोग एक ही तरह का मटेरियल कर रहे थे, अभी हमारे पास दो मटेरियल है तो दोनों का मिला के कॉस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा ना, इसीलिए मैंने टेबल बना लिया 5360। ये हम लोग का टोटल कॉस्ट लगा। और यहाँ आउटपुट को भी थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर लॉस का बात हुआ था, बाकी क्वेश्चन में ऐसा था नहीं। तो 200 केजी ये हम लोग का क्या है, 200 केजी हम लोग का क्या है बोल सकते हो, इनपुट। 200 केजी हम लोग का क्या है, इनपुट है। ये देखो यहाँ पर ए को इसके बराबर लिखते हैं और बी को इसके बराबर लिखते हैं, और ये 200 क्या है, टोटल इनपुट। ठीक है, टोटल इनपुट 200 और लॉस कितना हुआ है, कैसे निकालोगे, अभी अभी मैंने सिखाया। देखो हम लोग का आउटपुट कितना आया है 182 केजी, तो लॉस कितना होगा बोलो। हाँ, माइनस बैलेंस करने से आ जाएगा 18, लॉस हो जाएगा 18। मतलब सीधा सा बात है, एक्चुअल का सिचुएशन क्या है, 182 केजी आउटपुट पाने के लिए खर्चा हो चुका है 5360 रुपीज और आउटपुट मिला है इतना, लेकिन इनपुट दिया गया था 200 केजी। ठीक है, ये हम लोग का एक ही जगह पे सारा चीज बन गया। ठीक है, ऐसे करके बनाओगे तो मतलब खुद को समझने में आसानी हो जाएगा कि कैसे करके होगा। अब यहाँ पर देखो 40% 60% स्टैंडर्ड वाला था, स्टैंडर्ड में बोला गया था कि ए हमें 40% यूज करना है, बी हमें 60% यूज करना है, रेट 20-30 बोल रखा था। ठीक है, तो रेट के जगह पे रेट लिख लो 20 और 30। यहाँ पर हम लोग अमाउंट लिख लेंगे, लेकिन उसके पहले हमें क्वांटिटी कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्वांटिटी कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ पर कैसे कैलकुलेट करोगे, देखो 10% हम लोग का बोला है कि इनपुट 10%। हाँ, यहाँ पर हम लोग 180 केजी होगा। ठीक है, 180 केजी आउटपुट होगा, 180 केजी आउटपुट होगा। ये देखो, क्योंकि हमें इनपुट कितना देना है, अगर हम लोग स्टैंडर्ड के साथ एक्चुअल फॉर स्टैंडर्ड करते हैं तो एक्चुअली में हम लोगों ने 200 इनपुट दिया। अगर हम लोग स्टैंडर्ड में भी 200 इनपुट देते, ठीक है, स्टैंडर्ड में भी 200 इनपुट देते, हाँ, तो 10% मतलब कितना लॉस होता 20, तो आउटपुट कितना हो जाता 180 केजी। तो स्टैंडर्ड का हम लोग का आउटपुट कितना हो जाएगा 180 केजी। ठीक है, ये हो गया हम लोग का आउटपुट, ये हम लोग का है एक्चुअल का आउटपुट। ठीक है, अच्छा अब हम लोग कैसे करके कंपेयर करेंगे, अगर हमें 200 केजी इनपुट देना है तो कितना ए देना पड़ेगा, क्योंकि ए का रेट बोला है कितना देना पड़ेगा 40%। तो यहाँ पर कैसे लिखोगे 200 इंटू 40%, 80 होगा ना? और 200 120, हाँ है ना? लॉस तो नहीं, मतलब हम लोग 180 पे कैलकुलेट नहीं करेंगे, वो तो आउटपुट है, इन ए बी तो इनपुट है। नहीं मैं कैलकुलेट किया 180 पे। हाँ, 180 पे क्यों नहीं होगा वो सुनो, क्योंकि 180 तो तुम्हारा आउटपुट आया, तो 40% 60% क्या देना है, रॉ मेटेरियल देना है। रॉ मेटेरियल क्या होता है, इनपुट होता है।
तो हमें 200 का 40% और 60% देना पड़ेगा। क्यों 180 पे नहीं होगा वही हम बता रहे हैं। देखो 180 तो मुझे मिला, ये तो काम होने के बाद मुझे मिला, लेकिन मैंने तो पहले ही ए बी डाला होगा इनपुट, तो ए बी इनपुट कितना दिया होगा। अगर हम लोग स्टैंडर्ड में भी 200 kg ही इनपुट देते तो ए कितना देना पड़ता, 40%, क्योंकि हमें स्टैंडर्ड बोल रखा है कि ये जो केमिकल मिक्सचर बनाएंगे वहां पर हमेशा ए 40% देना है, बी 60% देना है। इसका मतलब इतना इतना देंगे। अब रेट के साथ मल्टीप्लाई करके देखो कितना होता है, 1600 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 3600, टोटल कितना हो जाएगा 5200, ठीक है। और यहाँ पर 180 ये क्या हो गया, ये हम लोग का आउटपुट, ठीक है, 180 आउटपुट। अब इस चीज को हम एक बार फिर से तुम लोग को समझा देते हैं हम लोगों ने क्या किया। देखो एक्चुअल वाला बहुत ही आसानी से समझ में आएगा, एक बार फटाफट गो थ्रू कर लो। देखो हम लोग को बोला था कि एक्चुअली में हम लोगों ने 90 kg ए यूज किया है, 110 kg बी यूज किया है, 18 रुपीज करके 30 रुपीज करके, तो हम लोग का सच में इतना और इतना खर्चा, टोटल इतना खर्चा हुआ है। लेकिन हम लोगों ने टोटल रॉ मटेरियल कितना डाला था 200 किलो, लेकिन हम लोग का 18 लॉस हो गया, 182 मिला। अब ये हम लोगों ने कैसे निकाला, क्योंकि हमें क्वेश्चन में बता दिया था कि हम लोगों को 182 kg आउटपुट मिला है, इसका मतलब कंफर्म 18 किलो लॉस है। अब स्टैंडर्ड में हमें ये नहीं बताया 182 kg के बेसिस पे, तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। स्टैंडर्ड में हम लोग ऐसे सोचेंगे कि हम लोग अगर स्टैंडर्ड में भी 200 किलो इनपुट का यूज करते, ठीक है, तो हमें ए कितना देना पड़ता, क्योंकि बोला है ए हमेशा 40% यूज करना है, ये कौन बोल रहा है स्टैंडर्ड बोल रहा है, और बी हमेशा 60% यूज करना है। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी स्टैंडर्ड रेट ये मिला के क्या आ गया, स्टैंडर्ड कॉस्ट आ गया, इधर क्या आ गया एक्चुअल कॉस्ट। ये 5200 क्या है स्टैंडर्ड कॉस्ट है, और 5360 क्या है, ये हम लोग का जो है एक्चुअल कॉस्ट है, ठीक है। और यहाँ पर आउटपुट है 180 kg। लेकिन ये कंपेयर अभी भी नहीं कर पाएंगे, क्यों नहीं कर पाएंगे सुनो, क्योंकि हम लोग का यहाँ पर एक्चुअल का आउटपुट कितना है, एक्चुअल आउटपुट कितना है और ये स्टैंडर्ड आउटपुट कितना है, तो फिर कैसे कंपेयर करोगे, क्योंकि ये तो 180 kg के हिसाब से 5200 है, ये 182 kg के हिसाब से इतना है। तो हमें ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि अगर हम लोग स्टैंडर्ड में 180 के जगह 182 kg बनाते, ठीक है, मतलब हमें तो कंपेयर करना पड़ेगा ना, तो स्टैंडर्ड के हिसाब से 182 kg बनाने का कितना खर्चा होगा, ठीक है। तो 180 का अगर इतना है तो 182 का कितना होगा, निकाल। बात समझ में आया। देखो हम फिर से बताते हैं, अभी भी हम लोग का कंपैरिजन सिचुएशन में नहीं आया है, क्योंकि हम लोगों ने जो भी यहाँ पर इनपुट लिया एक्चुअल के हिसाब से, उसमें जो हमारा सिचुएशन क्रिएट हुआ उसमें हमें आउटपुट मिला 180 kg, लेकिन हमें कंपेयर करना है कि एक्चुअली में 182 kg बनाया, तो स्टैंडर्ड में भी 182 kg का कितना खर्चा हो रहा था, तभी तो कंपेयर करके बोलेंगे कि खर्चा ज्यादा लगा कि कम लगा, ठीक है। तो हम लोग क्या निकालेंगे, स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल कॉस्ट, ऐसे निकालो, स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट। मतलब हमें क्या निकालना है ये देखो हम फिर से बताते हैं, अगर 180 kg के लिए खर्चा आ रहा है 5200, ठीक है, तो 1 kg के लिए कितना आना चाहिए 5200 डिवाइडेड बाई 180 kg। तो 182 kg के लिए स्टैंडर्ड में, ये तो स्टैंडर्ड लिखा ना मैंने कि स्टैंडर्ड बोल रहा है कि 180 kg अगर आउटपुट चाहिए तो खर्चा करना पड़ेगा कितना 5200 रुपीज। तो स्टैंडर्ड से ये पूछो कि मैंने तो 182 kg बना लिया, तो 182 kg का आपका क्या खर्चा है, आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से 182 kg का क्या खर्चा है, मेरा तो इतना आ गया, तो हम बता पाएंगे कि मेरा अच्छा हुआ कि बुरा हुआ, मतलब फेवरेबल है या फिर हम लोग का एडवर्स है। तो इंटू 182 होगा, तो ऐसे निकालो 5200 रुपीस नीचे आ जाएगा 180 kg इंटू कितना हो जाएगा 182 kg, ठीक है 182 kg। अब देख लो कितना हो रहा है, 5200, हाँ पॉइंट में आए 5257, ये हाँ 0.77 है, मतलब 0.78 लिख दो, 80 और ये वो फुल अप्लाई हाँ हाँ राउंड ऑफ राउंड
तो ये 7-8 कर देते, ठीक है, अप्रोक्स। तो इतना खर्चा होगा। तो ये हम लोगों ने क्या निकाल लिया, ये स्टैंडर्ड से पूछ लिया कि अगर 182 केजी बनाते तो कितना खर्चा होता, तो स्टैंडर्ड बोल रहा है मेरे हिसाब से तो इतना होता, लेकिन एक्चुअल क्या बोल रहा है, मैंने तो 5360 का खर्चा कर दिया है। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, मेटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, ठीक है। तो कॉस्ट वेरिएंस कैसे निकलता है, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट करेंगे, ठीक है। अब स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे निकालते हैं, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड रेट, ठीक है, माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल रेट। अब एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल रेट तो हम लोगों का कैलकुलेट है 5360, ठीक है। ये देखो एक्चुअल क्वांटिटी और एक्चुअल रेट ही तो है, ये टेबल देखो, एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल रेट है, और यहाँ पर हम लोगों ने क्या निकाला, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड रेट, जो कि हम लोग का आया, या फिर इसका ऐसे लिख सकते हो, हम लोगों ने निकाल लिया था यहाँ पर कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट, है ना। एक्चुअल आउटपुट के लिए हम लोगों ने स्टैंडर्ड कॉस्ट निकाल लिया था, जो हम लोग का कितना आया 5257.78, माइनस करके देखो, सिचुएशन मेरा एडवर्स है, ये देखो ज्यादा लग गया है, कितना होगा 102.22, एडवर्स नेगेटिव ये सब कुछ नहीं लिखना है हमें, एडवर्स या फेवरेबल यही चीज लिखना होता है, हमेशा एडवर्स या फेवरेबल यही चीज लिखना होता है। यहाँ पर देखो फॉर्मूला तो ऐसे मैंने लिखवाया है, लेकिन यहाँ थोड़ा सिचुएशन हम लोगों ने चेंज किया, हम लोगों ने स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट नहीं निकाल के स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट निकाल लिया। तो इसको चाहो तो लैंग्वेज को चेंज कर सकते हो, अब वो ना सिचुएशन वाइज होता है, कुछ भी फिक्स्ड ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसा हुआ है स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट, है ना, ये सिचुएशन हुआ है, माइनस एक्चुअल कॉस्ट हुआ है, ये वाला एक्चुअली इस सिचुएशन में हम लोगों को अप्लाई करना पड़ा, जैसा अप्लाई करना पड़ेगा वैसे ही करेंगे, ठीक है। अब देखो मेटेरियल प्राइस वेरिएंस, ये आसान है, कैसे निकालोगे, तो प्राइस वेरिएंस यहाँ पर हमारा दो मेटेरियल है, दोनों का निकलेगा, ठीक है। तो ए का प्राइस हम लोगों ने कितना सोचा था, बोलो ए का प्राइस कितना सोचा था, यहाँ देखो 20 और बी का कितना सोचा था 30, हुआ कितना 18 और 34, तो प्राइस का डिफरेंसेस चेक करो, तो ए का प्राइस हम लोगों ने सोचा था कितना, ए का प्राइस हम लोग ए का प्राइस हो गया है 18 और बी का प्राइस हो गया है 34, मतलब क्या निकाला हम लोगों ने, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट, ठीक है। इनटू क्या करते हैं, इनटू क्या करना पड़ता है, जितना परचेस किया एक्चुअल क्वांटिटी, तो एक्चुअल क्वांटिटी तो ए का एक्चुअल क्वांटिटी देखो, अब ये एक्चुअल वाले कॉलम में देखो 90 और 110 मल्टीप्लाई करो मिल जाएगा। अब देखते हैं फेवरेबल है कि एडवर्स है, देखो 20 सोचा था 18 लगा, तो ऑब्वियसली आंसर मेरा फेवरेबल आएगा, 30 सोचा था 34 लगा, तो आंसर मेरा एडवर्स आएगा। अच्छा तो ये हो जाएगा 2 रुपीज करके 90, तो ये 180, और यहाँ पर 4 इंटू 110 440, तो दोनों का कंबाइन करना पड़ेगा, तो 440 मतलब एडवर्स ही आएगा आंसर, क्योंकि एडवर्स सिचुएशन मेरा ज्यादा है, 260 एडवर्स आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग का एडवर्स सिचुएशन यहाँ पर ज्यादा दिख रहा है। अच्छा अब हम लोग निकालेंगे मेटेरियल यूसेज वेरिएंस, ठीक है, ए का भी निकालेंगे बी का भी निकालेंगे। अब फिर यहाँ पर थोड़ा सा यूसेज सब रुपीज में, सब केजी को निकाल के फिर रुपीज में ट्रांसफर करना पड़ेगा, सारा रुपीज में ही होगा यहाँ पर सब आंसर। तो यूसेज हमें बताना है, तो कैसे बता सकते हैं, देखो यहाँ पर हम लोग को क्या करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड क्वांटिटी लेना पड़ेगा फॉर एक्चुअल आउटपुट, और माइनस क्या करना पड़ेगा, एक्चुअल क्वांटिटी इनटू क्या करेंगे, स्टैंडर्ड रेट, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक्चुअल क्वांटिटी क्या है, हम लोगों ने ए कितना यूज किया है, ए कितना यूज किया है 90, और बी कितना यूज किया है 110, ठीक है, तो इधर वाला पहले लिखवा देते हैं, ये आसान है। अच्छा अब यहाँ पर चेक करेंगे और स्टैंडर्ड रेट लगा लेते हैं, जो कि है 20 और 30। अच्छा अब हम लोग को फाइंड आउट करना है स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, मतलब हमें ये देखना है कि 182 केजी 182 केजी जो प्रोडक्ट केमिकल मिक्सचर बनाया हम लोगों ने, उसमें ए का यूज हुआ 90 केजी, और 182 केमिकल मिक्सचर बनाने के लिए बी का यूज हुआ 110 केजी,
तो हम लोग को ये पता करना है कि अगर 182 केजी ही हम लोग आउटपुट बनाते तो स्टैंडर्ड में हमें कितना ए का जरूरत होता और स्टैंडर्ड में हमें कितना बी का जरूरत होता, ये हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, तभी जाके हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये देखो इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं कि 180 केजी के लिए ए यूज हो रहा है 80 केजी, तो 1 के लिए कितना होगा 80 बाई 180, ठीक है। तो 182 केजी के लिए कितना होगा 80 बाई 180 इंटू 182, ठीक है। 80 बाई 180 इंटू 182। फिर से बताते हैं, हमें कंपेयर करना है कि अगर हम लोग 182 केजी ही आउटपुट बनाए हैं और स्टैंडर्ड में ये चेक करना है कि 182 केजी आउटपुट पाने के लिए हमें कितना ए चाहिए होगा। तो 180 के लिए अगर 80 चाहिए तो 182 के लिए कितना चाहिए होगा, सेम तरीके से बी का भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। सेम तरीके से बी का भी निकालेंगे। अब इसका शॉर्टकट भी बता देंगे, फिलहाल थोड़ा थोड़ा टफ लगेगा क्योंकि बहुत सारा कैलकुलेटिव पार्ट है। हम शॉर्टकट भी बता देंगे जिससे तुम लोग आराम से कर पाओगे। 80 इंटू 182 डिवाइडेड बाई, ये देखो 80 बाई 180, 80 बाई 180 इंटू 182, ठीक है, लिख लो इंटू 180। और इसका चेक करते हैं 80 बाई 180 इंटू 182, तो ये हम लोग का कुछ इतना आ रहा है 80.88, ठीक है। 80.88 आ रहा है माइनस 90 इंटू 20, तो इसमें आंसर हम लोग का कुछ इतना आ जाएगा 182.2, 182.22 आ रहा है। आंसर फेवरेबल आएगा कि एडवर्स कैसे पता चलेगा, यहाँ का कैलकुलेशन करके हम लोग का आंसर कुछ 80 पॉइंट समथिंग आया था। मतलब हम लोगों ने सोचा था कम यूज करेंगे, ज्यादा यूज कर दिया, ठीक है। तो ये आंसर हम लोग का एडवर्स आएगा, इस पे डिपेंड करेगा ना इसका आंसर जो आ रहा है। इसका आंसर हम लोग का समथिंग 80 को देख लेते हैं, यहाँ मुझे दिख जाएगा, यहाँ पर आंसर आया था 80.80, ठीक है। इसका आंसर मैंने लिखा नहीं, 80.88 आया था, तो हम लोगों ने सोचा था इतना यूनिट यूज करेंगे बट इतना करना पड़ा, तो इसका मतलब एडवर्स सिचुएशन है। अब सेम तरीके से बी का भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। बी के लिए भी कैसे सोचेंगे, सेम तरह से ही हमें सोचना है, ठीक है। ये देखो 182 केजी के लिए 180 केजी के लिए अगर बी यूज हो रहा है हम लोग का 120 किलो, ठीक है। तो 182 केजी के लिए कितना यूज होगा, 182 केजी के लिए कितना यूज होगा 180 डिवाइडेड 120 डिवाइडेड बाय 180 इंटू 182। तो देखो लिखो कितना आता है 180 120 डिवाइडेड बाय 180 इंटू 182, 120 डिवाइडेड बाय 180 इंटू 182, तो ये हम लोग का आ रहा है 121.33, लेकिन हम लोगों ने एक्चुअली में 110 यूज किया, ठीक है। यहाँ जो भी आ रहा है उसके हिसाब से हम यहाँ लिख देते, सिचुएशन फेवरेबल है क्योंकि ये कैलकुलेट करके मेरा 121 यूनिट आया, जबकि हम लोग यूज कर रहे हैं 110 एक्चुअली में, तो हम लोग के लिए फेवरेबल सिचुएशन है। तो मैंने यहाँ पर फेवरेबल पहले ही लिख दिया इंटू 30, तो 340 आ रहा है आंसर, ठीक है। अब इसको हम लोग जो है कंबाइन कर लेंगे, कंबाइन करने से हमें मिल जाएगा कितना हो रहा है, तो फेवरेबल 340 और 182.22 एडवर्स, मतलब 157.78 फेवरेबल होगा, 157.78 हम लोग का फेवरेबल होगा, ठीक है। इस तरीके से आंसर होगा। अब तुम लोग को फटाफट हम शॉर्टकट बता देते हैं, हम लोग नेक्स्ट दिन से सारा क्वेश्चन शॉर्टकट में ही करेंगे ताकि हम लोग जल्दी कर पाए। जो 1 2 3 4 बताया था वो ये समझाने के लिए, नहीं तो तुम लोग को लगेगा कि चैप्टर हम लोगों ने रट लिया, लेकिन इतना सारा कैलकुलेशन करते हुए हमारा दिमाग जो है एग्जाम टाइम में नहीं चलेगा, तो हम लोग कुछ ट्रिक्स यूज करेंगे, देख कैसे होगा, इससे तुम लोग काफी जल्दी कर पाओगे। तो थोड़ा सा इस पे टाइम दे दो आज, तो ये हम लोग का कंप्लीट होगा एक समझाना। तो पहले ऊपर 4 कॉलम करेंगे, ठीक है, ऐसे 4 कॉलम करेंगे 1 2 3 4, और कॉलम में हम जैसे लिख रहे हैं तुम लोग को सेम उसी तरीके से ही लिखना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे सबसे पहले, स्टैंडर्ड क्वांटिटी ब्रैकेट में एक्चुअल आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड रेट, ठीक है। अच्छा, अब याद रखने का तरीका, इधर लिखेंगे स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड रेट। अब एकदम 4th कॉलम में चले जाओ, वहां पर लिखो एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल रेट, 4th कॉलम में जाके लिखो एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल रेट, एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल रेट।
और थर्ड कॉलम में फिर लिखो, जैसे लिख रहे हैं वैसे लिखोगे, सीक्वेंस में याद हो जाएगा। फिर यहाँ पर एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट, ठीक है। और यहाँ पर लिखेंगे रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट। ये तुम लोग को रटना पड़ेगा, ठीक है, ये सिस्टम तुम लोग को रटना पड़ेगा। बाकी इस पे लिखते जाओगे फटाफट आंसर आता जाएगा। अभी ये जो क्वेश्चन इतना झमेला करके हम लोगों ने किया, इसका सोल्यूशन हो जाएगा। देखो, एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल रेट, तो दो मटेरियल था, एक ए और एक बी। तो ए का एक्चुअल क्वांटिटी कितना था, देखो 90। क्वेश्चन में देखो डायरेक्ट 90 इंटू 80, और इधर 110 इंटू 34। सारा आंसर तो निकला हुआ है, देख देख के लिख दो। यहाँ पर 1620, 3740, 5360, ये सब हम लोग का कैलकुलेट किया हुआ है, अभी थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने किया है। और यहाँ पर 182 का आउटपुट यहाँ पर हो जाएगा -80, ठीक है। हम समझा देते हैं एक बार। यहाँ पर हम लोग को क्वेश्चन में ये एक्चुअल डेटा दिया हुआ है, उसी को देख देख के हम लोग को यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। अब ये थर्ड वाला कॉलम बनाओ। थर्ड वाले कॉलम में स्टैंडर्ड एक्चुअल क्वांटिटी कितना 90, एक्चुअल क्वांटिटी फॉर बी 110, स्टैंडर्ड रेट कितना था, स्टैंडर्ड रेट था हम लोग का 2030। ये देखो 20 और 30, तो टोटल लगाओ 1800, 3300, 5100 हो जाएगा, और यहाँ पर 200 हो गया। अच्छा, कॉलम फटाफट बन जाएगा, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता है। अब ये वाला रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी को कैसे बनाओगे। सो रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी का स्टैंडर्ड रेट तो लिख लो, पता ही है 20 और 30। रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी का मतलब क्या करना है, एक्चुअल इनपुट को स्टैंडर्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। हम ये बता देते हैं, ये याद रखो, एक्चुअल इनपुट को हमें स्टैंडर्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। एक्चुअल इनपुट कितना है 200, स्टैंडर्ड रेशियो कितना है 40/60, मतलब 2:3। यहां पर लिख लो, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी का मतलब क्या है, डिस्ट्रीब्यूट एक्चुअल इनपुट। याद रखने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट एक्चुअल इनपुट इन स्टैंडर्ड रेशियो, डिस्ट्रीब्यूट एक्चुअल इनपुट इन स्टैंडर्ड रेशियो। तो 200 को 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कितना हो जाएगा 80 और 120, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो गया 1600 और यहाँ पर हो जाएगा 3600, टोटल बन जाएगा 5200। इसका भी लॉजिक है, लॉजिक नेक्स्ट दिन समझा देंगे, आज से करवा देते ये कैसे हो रहा है। अच्छा, यहाँ पर फिर से आ गया स्टैंडर्ड रेट 20 और ये हो गया 30। अब स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, ये हमें देखना पड़ेगा। ये कैसे निकालोगे, अब मान लो हम लोगों ने अगर ये वाला पॉइंट नहीं किया होता, डायरेक्ट इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन करते तो कैसे होगा। उसमें तो ये तो आराम से तुम लोग लिख लोगे, जो मैंने अभी ये कॉलम दिखाया ये भी लिख लोगे, ये मैंने बता दिया कैसे होगा। अब ये, हाँ आराम से ऐसे ही करेंगे हम लोग नेक्स्ट दिन से। स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, ये कैसे करोगे, देखो स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट कैसे निकालोगे। यहाँ पर हमें इस तरीके से निकालना पड़ेगा। ये देखो, स्टैंडर्ड में हम लोगों ने कितना प्रोडक्शन किया है, स्टैंडर्ड एक्चुअली में हम लोगों ने 182 kg प्रोडक्शन किया है, ठीक है। और हम लोग को स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट निकालना पड़ेगा, मतलब बेसिकली ये वाला पॉइंट हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये देखो ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये वाला पॉइंट हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग का कितना आया था, ये वाला 80 डिवाइडेड बाई 180 इंटू 182, तो ये हम लोग का आया था 80.88, मतलब 80.89 बता देते हैं, 80.89 आया था। अच्छा, और ये वाला हम लोग का कितना आया था, इधर वाला ये 120 डिवाइडेड बाई 180 इंटू 182, तो ये हम लोग का आया था कुछ इतना 121.33, ठीक है। तो 121.33, अब मल्टीप्लाई करेंगे 20 से, तो यहाँ पर आ जाएगा 1617.8 और 3639.9। अब ये टोटल करने से आता है 202.22 और यहाँ पर आ जाएगा हम लोग का 5258, ठीक है। अब तुम लोग सोचोगे कि ये तो हमें फिर बनाना ही पड़ा, हाँ ये तो प्रिपेयर करना ही पड़ेगा, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट ये तो कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, ठीक है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट ये तुम लोग को कैलकुलेट करना ही पड़ेगा।
अब यहाँ पर हम लोग जो 1-4 ये लिखवाया था ना, उसका देखो यहाँ पर बना लेते हैं। देखो मेटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, ये 2 वजह से इंपैक्टफुल होता है। देखो कैसे लिखना पड़ेगा, पूरा इस तरीके से लिखना पड़ेगा। यूसेज प्राइस जैसे था, मेटेरियल यूसेज वेरिएंस, मेटेरियल प्राइस वेरिएंस, और प्राइस को यहाँ पर ये देखो, ये यूसेज का 2, यील्ड और मिक्स, यूसेज का 2 बनाना है, मेटेरियल यील्ड वेरिएंस और मेटेरियल मिक्स वेरिएंस। ठीक है, ये वाला फॉलो करना है। और 1-2 जो मैंने लिखवाया था उसको फॉलो करना है। ठीक है, वो कैसे हो जाएगा, वो देखो हम लोग का ऐसे होगा 1 - 2। ठीक है, हाँ करते। ठीक है, अब ये चार्ट बनाओ और यहाँ हमें लिखना है जैसे मैंने बताया था 1 2 2 3, 1 2 2 3। ये थोड़ा याद रखना है, कॉस्ट के बाद यूसेज इधर, प्राइस इधर लिखना है, यील्ड इधर, मिक्स। वो प्रैक्टिस करते करते हो जाएगा। 1 2 2 3 और यहाँ पर 1 3 3 4। ठीक है, 4 पे खत्म हुआ, फिर यहाँ पर 1। देखो कैसे याद रखना है, 1 2 2 3, 1 2 2 3 खत्म, 3 तक। फिर 1 3 3 4, जैसे 1 2 2 3 था सेम तरह से 1 3 3 4, फिर यहाँ पर 1 4। अब तुम लोग कॉलम को माइनस कर करके चेक करो आंसर तुम लोग का मैच हो रहा है कि नहीं। मेटेरियल कॉस्ट वेरिएंस मतलब 1 - 4, तो 1 का वैल्यू कितना है 5 2 5 8, माइनस 4th नंबर कॉलम में वैल्यू कितना आया 5 3 6 0। माइनस करके देखो आंसर कितना आता है 5 2 5 8 माइनस 5 3 6 0, तो कितना आ गया 102। तो ये क्या हो गया आंसर, ये हम लोग का कम है, ये ज्यादा है, मतलब ये हम लोग का क्या आंसर हो जाएगा, बोलो। हम लोगों को लगा था कॉस्ट इतना होगा, लेकिन कॉस्ट इतना लगा, हमेशा स्टैंडर्ड आगे रहता है, तो ज्यादा लग गया तो एडवर्स होगा। कैसे समझेंगे इसमें, ये स्टैंडर्ड, ये एक्चुअल। स्टैंडर्ड में इतना खर्चा होने वाला था, एक्चुअली में ज्यादा हो गया, तो हम लोग का 102 एडवर्स हो गया। ठीक है, देखो और प्राइस का देखो 3 - 4 करना है, करो। प्राइस का 3 - 4, 3 - 4 मतलब कितना कितना लिखना पड़ेगा, 3 में कितना है 5100 और 4 में कितना है 5360। बताओ कितना हो रहा है 260 शायद, है ना। देखो सही हुआ है कि नहीं, 1 - 4, 1 - 4, ये 260। अच्छा ये क्या हो जाएगा हम लोग का एडवर्स, क्योंकि ज्यादा है। चेक करो तो पहले की तरह सही हुआ है कि नहीं। हाँ, प्राइस 260, ये देखो 260। हम लोग का कॉस्ट ये देखो 102.22, वो मैंने राउंड में लिया है तो 0.22 नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, मैच भी हो रहा है। यूसेज निकालो 1 - 3, 1 कितना है 5258, 3 कितना है 1 2 3, 3 है हम लोग का 5100, माइनस करके देखो कितना हो रहा है 158। तो 158 हम लोग का क्या हो जाएगा फेवरेबल, क्योंकि हम लोगों को लगा था कि 5 to 58 खर्चा होगा, बट 5100 हुआ। मतलब यहाँ पर हम लोग का हो गया 158, मतलब 157.7 जो था वो राउंड में 158 हो गया फेवरेबल। और मिक्स भी निकाल सकते हो, मिक्स हो जाएगा 2 - 3। ठीक है, तो 2 का वैल्यू कितना है, 2 है हम लोग का 5200, 5200, और 3 कितना है, कॉम्प्लेक्स ये करते करते यही करवाएंगे, यही करना है हम लोग को। ठीक है, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा फेवरेबल के एडवर्स, फेवरेबल। सोचा था 5000। हाँ बोलो। 102 था तो 100 फेवरेबल। और 2 माइनस करेंगे 5200, कितना हो जाएगा 58। ये हम लोग का हो गया फेवरेबल। ठीक है, अभी के लिए जस्ट इसको लिख लो कि मैंने कैसे करवाया है। तो मुझे लगता है कि तुम लोग को ये कॉलम में कोई दिक्कत नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा, इसमें भी। लेकिन तुम लोग के दिमाग में एक क्वेश्चन तो रह ही जाएगा कि अगर मुझे यही वाला डेटा लिखना है तब तो मुझे इतना सारा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो ये हम बता देंगे कि ये हमें किस तरीके से करना पड़ेगा। मतलब इसको शॉर्टकट में भी हम लोग कर सकते हैं, यहाँ पर मैंने अलग तरीके से समझाया था, लेकिन ये हमारा और एक तरीके से भी कैलकुलेट हो जाएगा। वो आज नहीं बता रहे क्योंकि आज उतना टाइम नहीं होगा, नेक्स्ट दिन हम बता देंगे कैसे होगा। और ये इस तरीके से तुम लोगों को जो मैंने चार्ट लिखवाया
बताया उसको तुम लोग को याद रखना है और जस्ट ऐसे ही सीक्वेंस में याद रखना है। और कैसे याद होगा वो क्वेश्चन करते करते याद हो जाएगा। और तुम लोग चेक करके देख सकते हो कॉस्ट, यूसेज, प्राइस जो मैंने यहाँ पर निकाला था 3 सारे आंसर हमारे सेम है, ये 2 भी निकल गए। ठीक है, तो एग्जाम में हम लोग यही वाला यूज करेंगे, जल्दी होगा क्योंकि उसमें उतना दिमाग लगाने में हमारा टाइम जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से करना पड़ेगा। ये नेक्स्ट दिन बता देंगे कि कैसे कर सकते हैं और ये तुम लोग को पहले अच्छे से प्रैक्टिस करो। ठीक है, और इसके बाद एक इलस्ट्रेशन 4 है, इसको ट्राई करके देख सकते हो, अगर हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो हम बता देंगे। इसमें सारा है, प्राइस, यूसेज, यील्ड, मिक्स और कॉस्ट, जिसको तुम लोगों को इस तरीके से प्रिपेयर करके देखना है। ठीक है, अलग अलग नहीं करना है। हाँ, होमवर्क दे रहे हैं इलस्ट्रेशन 4, लेकिन इसमें भी थोड़ा अलग अलग पॉइंट है, फिर भी हम होमवर्क दे रहे हैं, तुम लोग चाहो तो इसे एक बार ट्राई करके देख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही करते हैं।